तो चलिए सभी लोगों को सुप्रभात। और आज हम लोग शुरुआत करेंगे। प्लानर का डे 16 होगा। कौन सा डे है तो आपका ये प्लानर का बात करेंगे तो ठीक है। प्लानर का ये डे 16 होगा। कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में सारे प्रश्नों को क्या करें, समाप्त कर दे, ठीक है। दूसरी बात इसमें हम लोग पढ़ने का वाले क्या है, तो ये आपका प्लानर का जो हिस्ट्री का जो था, तो हिस्ट्री का एनिसेंट सेक्शन की बात करेंगे, प्राचीन सेक्शन की बात करेंगे, तो ये आपका पहला दिवस होगा, ठीक है। इसमें मुख्यतः 3 दिनों की क्लासेस होगी, जो कि डे 16 टू डे 19 की बात करेंगे। तो इसमें आपको मुख्यतः प्राचीन भारत से ही आपको प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। जो पहला क्वेश्चन जो रहा आपके सामने ये रहा, तो जरा इस पे गौर कीजिएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण तथा विद्वानों के मत का मिलान करना है, ठीक है। मार्टिमर व्हीलर दिया हुआ है, जॉन मार्शल दिया हुआ है, माधव स्वरूप वत्स दिया हुआ है, अनसेट मैके दिए हुआ है। इनके हिसाब से मतलब हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण क्या था वो आपको बताना है, ठीक है। तो बात करेंगे, मार्टिमर व्हीलर ने कहा था 2500 से लेके 1700 ईसा पूर्व, ठीक है, जिसको बोलते हैं बीसी कहते हैं, ठीक है। मार्शल की बात करेंगे, मार्शल महोदय ने बताया था 3250 से लेके, ठीक है, 2500 ईसा पूर्व, ठीक है। माधव स्वरूप वत्स साहब ने बताया था इनके हिसाब से 3500 से लेके 2700 ईसा पूर्व। और मैके ने बताया था 2800 से लेके 2500, ठीक है, ईसा पूर्व, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये जो था हड़प्पा सभ्यता का क्या था, काल के बारे में इन्होंने बात की है। मार्टिमन व्हीलर ने सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण 2500 से लेकर 1700 बीसी माना है। माधव स्वरूप की बात करेंगे तो ध्यान में रखेंगे, माधव 3500 से लेकर 2700 बीसी है। जॉन मार्शल 3250 से लेकर 2500 बीसी है। अनसेट मैके की बात करें 2800 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक का समय काल को माना गया है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हालांकि जब हम रेडियो कार्बन जैसी विलक्षण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का सामान्य तिथि या फिर काल निर्धारण करते हैं, तो ध्यान रखेगा 2350 से लेके, ठीक है, 1750 बीसी तक मानते हैं। ये सबके द्वारा सर्वमान्य ही है, ठीक है। तो आप लोग इसी को ध्यान रखेंगे, 2350 से लेके 1750 तक। अगर आपने लूसेंट की पुस्तक पढ़ी होगी तो वहां पर यही समय काल भी दिया हुआ है। ज्यादातर इतिहासकारों ने इस पर अपनी सहमति दर्ज करवाई है। लेकिन प्रश्न ऐसे नहीं पूछा जाएगा, और कभी मैंने आज तक नहीं देखा, तो बताओ मार्शल ने क्या बोला है, मैके ने क्या बोला, यही पूछा जाता है। रेडियो कार्बन 14 जैसी पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य समय काल क्या है, तो क्या बताओगे आप, तो 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। ये क्या है, सभी लोगों ने इसको क्या किया, माना है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफी अधिक क्या है, महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आपके सामने ये रहा, मतलब दूसरा प्रश्न है, निम्न कथनों में से गलत कथन को चुने। हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक थी, बिल्कुल। हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे, आद्य ऐतिहासिक थी। आद्य ऐतिहासिक काल ऐसे सभ्यता को बोलते हैं जहाँ के लोग तो लिखना वगैरह तो जानते तो थे, लेकिन उस सभ्यता की चीजों को अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है, ठीक है। समझ रहे हैं ना। एक होता है ऐतिहासिक काल, होता है जहाँ की जानकारी, जहाँ के इतिहास हमें लिखे हुए स्रोतों से प्राप्त होती है, ठीक है। एक होता है क्या बोलते हैं उसको यार, ऐतिहासिक हो गया, एक प्राक ऐतिहासिक होता है, ठीक है, जिसके बारे में लोग पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे, ठीक है। वहाँ की जानकारी जो मुख्यतः हमें जो प्राप्त हुई है वो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर मिलती है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक थी, बिल्कुल सही है। हड़प्पा काल में तांबा तथा जस्ता सभ्यता में मिश्र धातु का प्रयोग अधिक मात्रा में हुआ, तो ये गलत है। धातु के दृष्टिकोण से सभ्यता कांस्य युगीन था, ये ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की आकृति की बात करेंगे, त्रिभुजाकार था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की आकृति जो थी उधर से जो शुरू होती थी, आप ध्यान में रखोगे, उत्तर पूरा पश्चिम दक्षिण, ठीक, पश्चिम से जो शुरू होती थी वो ऐसे करके आती थी, भारत में आके क्या होती थी, पाकिस्तान की तरफ से आती थी, और ये भारत में ऐसे हो जाती थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको भारत में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और टोटल क्षेत्रफल की बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता का, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अगर एग्जाम में अगर एग्जैक्ट अगर ऑप्शन ना हो तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर दिया रहता, उसके साथ आप जा सकते हो। लेकिन एक्चुअली में जो एग्जैक्ट क्षेत्रफल क्या है इसका, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अफगानिस्तान की तरफ से अगर देखोगे तो उसकी बनावट भारत में आके बड़ी हो जाती थी, ठीक है। ऊपर से मतलब क्या होती थी, सिक्योरिटी जाती थी, इसको आपको ध्यान में रखना है। सभ्यता की बात करेंगे तो आद्य ऐतिहासिक काल की आपको सभ्यता दिखेगी, क्योंकि यहाँ से जो चीजें जो हमें प्राप्त हुआ है वो पुरातात्विक साक्ष्य जो हमें मिले हैं, साथ ही लिखित साक्ष्य भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन जो लिखित साक्ष्य जो है उसको पढ़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। इस सभ्यता में लोग कांसे का प्रयोग करते थे, न कि तांबे का प्रयोग करते थे, ठीक है। तांबा और टीन को मिलाकर मतलब क्या बनाते थे, क्या बनाते थे, ठीक है, तो कांस बनाते थे। क्या अच्छा। बनाते थे, कांस बनाते थे, बहुत सुंदर, ठीक है। अगर मैं बात करूं इनका आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार था, जो भारत पाकिस्तान था, अफगानिस्तान तक इनका फैला हुआ था, ठीक है।
अब आते कोई जगह का नाम दिया है, उसका फाउंडर का नाम आपको ढूंढना है। तो लोथल का खोज किसने किया था? तो लोथल को खोज की बात करेंगे तो रंगनाथ राव ने, ठीक है। धौलावीरा की बात करेंगे, धौलावीरा की खोज की बात करेंगे तो जगपति जोशी ने किया था। श्वेता आपकी आवाज नहीं आ रही है, कट करा पाओ, ठीक है। कालीबंगा की बात करेंगे तो कालीबंगा की बात करेंगे तो ध्यान में रखेंगे तो कालीबंगा के फाउंडर कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, कहाँ गए ये कालीबंगा? अलमानंद घोष, ठीक है। कालीबंगा के क्या हो जाएंगे? तो अलमानंद घोष हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान में रखना। उसके बाद बनावली की बात करेंगे तो बनावली के क्या हो जाएंगे? तो RS बिष्ट हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब थोड़ा मैं जगह के नाम के ऊपर जरा बात कर लेता हूँ। तो ये जो आपका लोथल जो था आपको गुजरात में था, धौलावीरा की बात करेंगे वो भी आपका गुजरात में था, कालीबंगा की बात करें राजस्थान में था, बनावली कहाँ पे था जरा हमें बताइए? हरियाणा, हरियाणा के हिसार में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हरियाणा के हिसार में था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बहुत सुंदर, वेरी गुड। जरा हम इसकी बात करें, लोथल की खोज रंगनाथ राव ने की थी और कब की थी? तो ध्यान रखेंगे ये 1953 में की थी, ठीक है। और खंभात की खाड़ी में स्थान स्थित था। नदी की बात करेंगे तो देखिए, जो भी सभ्यता विकसित होगी किसी न किसी नदी के किनारे विकसित ही होगी, क्योंकि सभ्यता को विकसित होने में, ठीक है, नदी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है, ठीक है। बिना नदी के कोई भी सभ्यता विकसित हो ही नहीं सकती। दुनिया के कोई भी सभ्यता उठा के देख लीजिए, भारत की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मिस्र की सभ्यता, ठीक है, नील नदी, ठीक है। अगर हम बात करेंगे चीन की सभ्यता तो वहाँ पे हांगो नदी या फिर पीली नदी को बोला जाता है, ठीक है। अगर आप जाओगे ईरान इराक की सभ्यता तो दजला और फुरात नदी के किनारे, मतलब बिना सभ्यता के किसी भी नदी को विकसित नहीं करते। जैसे सबसे पहले आप घर बनाने जाते हो तो क्या करते हो? कभी किसी को घर बनाने देखा है? जब खाली जमीन पे जो घर बना, सबसे पहले क्या चापाकल कराएगा, ठीक है। पानी की सुविधा सबसे पहले होनी चाहिए। तो जब भी कोई भी सभ्यता विकसित हुई थी तो सबसे पहले क्या चीज का ध्यान रखा गया? भाई पानी। क्योंकि जो सभ्यता जो विकसित होती थी तो पानी से क्या सहायता होता? पानी पीने के लिए मिलता था, दैनिक जीवन के लिए। सिंचाई करेंगे, जाहिर सी बात है भाई, अन्न कहाँ सूख जाएंगे, तो सिंचाई वो करते थे, उसके लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद क्या होता था, पानी से क्या करते थे? मछली वगैरह भी पकड़ते थे। और सबसे अच्छी बात क्या होती थी ना, नदी हमेशा जंगल से निकलती थी। तो क्या होता था ना, जंगल से जो लकड़ियां वगैरह होती थी, पेड़ वगैरह जो गिरता था, वो नदी में बहकर आती थी, तो उनसे वो क्या करते थे? छान लेते थे उसको, ठीक है, वो भी था। दूसरी बात, उस समय रोड तो होता नहीं था ना डेट टाइम, तो ट्रांसपोर्ट का माध्यम क्या था? तो ओनली वाटर ट्रांसपोर्ट था। तो इसीलिए सभ्यता, जो भी सभ्यता विकसित हुई वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वाटर सोर्स वहां पे जरूर रहा था। आप बोलोगे सर समुद्र के किनारे भी हो सकती है, तो समुद्र के किनारे भी सभ्यता विकसित हुई है, क्योंकि साथ में नदी, क्योंकि समुद्र का पानी यूजलेस होता है। आप समुद्र का पानी का केवल आवागमन के रूप में प्रयोग कर सकते हो, बाकी किसी भी दैनिक कार्य में नहीं प्रयोग कर सकते, यहाँ तक कि सिंचाई में भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो धौलावीरा की खोज जगपति जोशी ने की थी, 1967 में किया था। गुजरात के कच्छ के खाड़ी क्षेत्र में यह भी आपको स्थित है। कालीबंगा को आप जाओगे तो कालीबंगा की खोज राजस्थान में की गई थी, अलवानंद घोष के द्वारा। कब की गई थी? 1953 में की गई थी। और ये आपको घग्गर नदी में आपको दिखेगा, यहाँ पे कौन सी नदी थी? घग्गर नदी थी, हनुमानगढ़ जिला था, ध्यान में रखेंगे। बानावली की बात करेंगे तो इसकी खोज मतलब RS बिष्ट ने 74 में की थी। अब बानावली हिसार जिला, बताओ ये किस नदी के किनारे था? बनावली, बनावली किस नदी के किनारे था? रंगोली नदी थी। यहाँ पे रंगोई थी, ठीक है, ध्यान में रखना। बनावली के पास क्या थी? रंगोई नदी थी, ठीक है। तो कोई भी सभ्यता विकसित होगी, बिना नदी का कोई भी सभ्यता विकसित नहीं होगी, ठीक है, ध्यान में रखना है, क्योंकि नदी या फिर कोई वाटर सोर्स बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रोल करता है। अब आते देखिए, सब नदी का जो हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा कौन सा नदी हो जाएगा? हड़प्पा रावी हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मोहनजोदड़ो का, तो मोहनजोदड़ो का क्या हो जाएगा? सिंधु हो जाएगा। लोथल की बात करेंगे तो लोथल का क्या हो जाएगा? ध्यान में रखेंगे, भोगवा इज द राइट आंसर। और कालीबंगा की बात करेंगे, घग्गर सही दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। यह सातीवाल शहर से, सातीवाल शहर नहीं होगा, ठीक है, साहिवाल शहर होगा, ठीक है। इसके प्रिंट, इसका जो लिखा जो है ना टाइपिस्ट, ठीक है। साहिवाल शहर से 20 किलोमीटर दूर पश्चिम में रावी नदी के तट पे क्या है? स्थित है। मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के, ठीक है, लरकाना जिले में है, सिंधु नदी के तट पे है। लोथल की बात करेंगे तो खंबात की खाड़ी के नजदीक भोगवा नदी के तट पे है। कालीबंगा राजस्थान में हनुमानगढ़ में, ध्यान में रखेंगे, ये घग्गर नदी के तट पे है। दैमाबाद की बात करेंगे तो सबसे ये कौन सा था? दैमाबाद कौन सा था? सबसे पश्चिम हिस्सा वाला जो था, पश्चिम में जो था,
दमाबाद है, गोदावरी नदी के तट पे था, ये ध्यान में रखेंगे। आलमगीरपुर की बात करें, उत्तर प्रदेश में पड़ता था, सबसे पूर्वी स्थल था। ये आपको हिंडन नदी के तट पे आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं रंगपुर की बात करूंगा तो रंगपुर आपको मादर नदी के किनारे में था। घग्गर की बात करेंगे तो बनावली हो जाएगा, घग्गर, बनावली, राखीगढ़ी, कालीबंगा, ये सब के सब जो था, मतलब सॉरी, बनावली, राखीगढ़ी, कालीबंगा, ये सब के सब किसके, घग्गर के किनारे था। एक और भी नदी थी, सुदका गंडोर की बात करेंगे तो ये सबसे पश्चिम स्थल था ना सुदका गंडोर, ठीक है। कौन सा नदी था वहां पे, दास्त नदी था। कौन सा था, बलूचिस्तान में था वो, दास्त हाँ नदी के ठीक है। किनारे। हाँ तो दास्त नदी हो जाएगा, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखोगे, ठीक है, इम्पोर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो से मिले साक्ष्य है, तो मोहनजोदड़ो से आप देखोगे तो विशाल स्नान घर मिलते हैं, ठीक है, पशुपति महादेव की मुहर भी मिलती है, और साथ में देखोगे तो कांस्य की नर्तकी भी मिलती है, और आप देखोगे तो वहाँ पे साथ में आपको घर में कुएं भी मिलते हैं। पुजारी की पत्थर मूर्ति आपको नहीं मिली है, ठीक है। अब मोहनजोदड़ो से जो चीजें मिलती है उसमें विशाल स्नानागार, पशुपति महादेव की मुहर कांसे की मुहर, कांसे की नर्तकी की मूर्ति तथा घर में कुएं के साक्ष्य आपको देखने को मिले हैं, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। पुजारी की पत्थर मूर्ति की बात करेंगे, फिर पत्थर से जो मूर्तियां बनी हुई कहाँ से प्राप्त हुई, तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई, ठीक है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के साक्ष्य भी मिले हैं, एक विशाल सभा भवन में मिला है, घोड़े के दांत के अवशेष मिले, चिमनी के साक्ष्य मिले, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो आप चलेंगे, कहाँ चलेंगे, ठीक है, ध्यान में 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुआ है, तो जुटा हुआ खेत का साक्ष्य तो हुआ है, 7 हवन कुंड है, अलंकृत ईंटों का साक्ष्य है, और बात करें बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य जो है यहाँ से नहीं मिला, चहुंदरों से मिला है। कहाँ से मिला है, चहुंदरों से ये मिला है, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखोगे, ठीक है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया, ठीक है, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पे है। और यहाँ पे ध्यान में रखोगे तो यहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, 7 हवन कुंड मिले हैं, अलंकृत ईंटों का साक्ष्य मिले हैं, चना तथा सरसों की फसल भी मिली है, ठीक है, ऊंट की हड्डियां भी मिली है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, लकड़ी का हल इत्यादि मिला है, ठीक है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य चहुंदरों से प्राप्त हुआ। इसके अलावा मनके बनाने के कारखाना, मनके क्या होती थी, मनके क्या होती थी, मनके, ठीक है, मिट्टी का पात्र, क्या होते थे, मनके से हम घड़ा बनाते थे सर। हाँ ठीक है, ठीक है, तो मनके बनाने के कारखाना जो है वो भी आपको यहाँ से मिले हैं, ठीक है। लिपस्टिक और कंधे का साक्ष्य इत्यादि भी आपको यहाँ से मिला है, ठीक है। तो लिपस्टिक वगैरह, मेकअप बॉक्स वगैरह, ये सब भी आपको यहाँ से आपको मिलता है। धौलावीरा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताइए क्या होता है, क्या होगा ये, डी ऑप्शन, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, मन का, जहां तक मुझे जानकारी है, आप लोगों ने घड़ा बताया ना, गलत होगा, ठीक है। मन का जो था ना वो था, क्या बोलते उसको यार, क्या पहनते लड़कियां गला में, गला में क्या पहनते, क्या बोलते, औजार था वो, नहीं 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 नहीं, मन का जो होता था ना, क्या पहनते गला में, क्या पहनते उसको, हार बोल, क्या हार बोलते हैं ना, जी सर। हाँ, तो ये मोती से बनाई जाती थी, ठीक है। नहीं, ये जानवरों से नहीं बनाई जाती थी, मोती से बनाई जाती है। ये कर सकते हैं, लेकिन जनरली मोती का प्रयोग करते हैं सर। गले का जो हार था निष्क कहा गया है। वो तो ठीक है, लेकिन मनका जो होता था ना, मोती वगैरह नहीं पहनते थे, गले में नहीं पहनते हैं, वो बनाते थे इस मनका से। चेक कर लीजिएगा, मुझे वही जानकारी है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं, देख के बताइए आप लोग। धौलावीरा के संदर्भ में कौन सा कथा सत्य नहीं है, तो ये मासर एवं मानसन नदियों के मध्य स्थित था, यह त्रिस्तरीय नगर योजना थी। देखिए सबसे पहले क्या था ना, एक जो दुर्ग था, ठीक है, एक जो था निचला शहर हुआ करता था, ठीक है। तो सारे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखोगे तो यही था, जो भी महत्वपूर्ण चीजें जो थी वो सारे के सारे दुर्ग में था। बड़े लोग जो थे, इलाइट क्लास के लोग थे, वो आपके दुर्ग में रहते थे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का विभाजन था, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ये जो था ना, ये दुर्गीकृत किया हुआ था, समझे, ये चारों तरफ से ये घिरा हुआ था, ठीक है। मतलब ये बहुत अधिक सुरक्षित था, और यहाँ की जनसंख्या क्या होती थी, कम होती थी, ठीक है। निचला शहर जो था इस आम लोगों के लिए था, साधारण लोगों के लिए था, और यहाँ पे जनसंख्या क्या होती थी, अधिक होती थी। धौलावीरा में एक बीच में भी था, मतलब 2 जगह पे तो बटा हुआ था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नगर योजना की बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे तीसरा जगह भी था, ठीक है। बाकी सभी जगहों पे आपको 2 ही मिला है, ठीक है ना।
तो सबसे पहले आप देखोगे धौलावीरा की बात करेंगे, मासर और मानसन मानहर नदियों के बीच में था, तो ये तो ठीक है। त्रिस्तरीय नगर योजना था, ये भी ठीक है। यहाँ एक भव्य इमारत स्टेडियम के अवशेष मिले हैं, बिल्कुल स्टेडियम में मिले हैं। और यहाँ मेसोपोटामिया के मुहरे के स्वरूप बेलनाकार मुहरे आपको प्राप्त हुए हैं, ये गलत है। क्योंकि मेसोपोटामिया से मुहरे जो मिलती है, जो बेलनाकार मुहरे जो मिलती है, वो कालीबंगा से मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? कालीबंगा से मिलेगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। धौलावीरा गुजरात की कच्छ की खाड़ी में स्थित एक क्षेत्र था। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। पहला की बात करेंगे तो पहला कौन सा? पहला तो राखी गढ़ी है, ठीक है। तो अगर राखी गढ़ी की बात करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन का द लार्जेस्ट बात करेंगे तो सभ्यता की बात करेंगे तो राखी गढ़ी थी आपकी, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे तो दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? तो कालीबंगा आएगा, ठीक है। सॉरी, क्या नाम है? धौलावीरा आएगा। यहाँ 3 टीले थे, ठीक है। तीसरे टीलों का मध्यम कहते थे, जो पूर्वी टीले और पश्चिमी टीलों के मतलब बीच में था। मैंने बोला ना, पहला जो था दुर्ग था, ठीक है, और उसके बाद एक नीचे का था, दोनों के बीच में एक मध्यम भी हुआ करता था। अब मेसोपोटामिया की करेंसी की बात आएंगे तो ध्यान रखिएगा, ये आपको कालीबंगा से आपको क्या होता है? मिलते हैं। अब यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन जोड़े सुमेलित नहीं है? तो युगल समाधान की बात करेंगे तो आपको लोथल से मिला है। कहाँ से मिला युगल समाधान? ये आपको लोथल से मिला है। और जब युगल समाधान मिला तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता, हो सकता है सती प्रैक्टिस यहाँ पे भी होता होगा, मे बी, इट्स पॉसिबल, ठीक है। हालांकि कोई भी इतिहासकार जो इस बातों को स्टिक नहीं करते, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है से ये अनुमान लगाया जा सकता सती का प्रैक्टिस होता होगा, क्योंकि युगल समाधान क्या हुआ है? मिला है, ठीक है। 837 की बात करेंगे तो ये समाधि था, हड़प्पा में था। 4 पहियों वाला गाड़ी की बात चहुंदो से मिला है। अग्नि की वेदिकाएं की बात करें लोथल और कालीबंगा से मिला है, ठीक है। लेकिन युगल समाधान कालीबंगा से नहीं मिला है, कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है, ठीक है। हड़प्पा में 837 समाधि, अननागार, श्रमिक आवास, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, मातृ देवी की मृण मूर्ति इत्यादि मिले। चहुंदरों से 4 पहियों वाला गाड़ी, मिट्टी के मोर की तरह एक आकृति, वर्गाकार ईंटें इत्यादि आपको प्राप्त हुए हैं। युगल समाधान, अग्नि वेदिकाएं, मानव निर्मित बंदरगाह, बाजरे तथा चावल के साक्ष्य, ठीक है। शतरंज का खेल, फारस के एक मुहर इत्यादि कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब देखते हैं यहाँ पे मिलाएंगे। कालीबंगा की बात करेंगे, कहाँ पे? राजस्थान में पड़ेगा, ठीक है। तो इधर तो ऑप्शन इधर आ गया ना, तो चलिए यहाँ पे देखिए, कालीबंगा की बात करेंगे तो कहाँ पे आपको ये राजस्थान में घग्गर नदी के तट पे आपको देखने को मिलता है। सुरकोटता की बात करेंगे तो गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। कोटा जिसकी बात करेंगे तो पाकिस्तान में आपको सिंध प्रांत में आपको देखने को मिलेगा। और बनावली की बात करेंगे तो हरियाणा में है। अब बनावली जल निकासी प्रणाली का अभाव था, ठीक है। और बनावली में था जल निकासी प्रणाली का क्या था? अभाव था, ठीक है। देखिए, कभी आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। ये सुरकोटता जो है सो आपको गुजरात में है, ठीक है। एक सुरकोटा गेंडोर की बात करेंगे तो पाकिस्तान बलूचिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो सुरकोटता और सुरका गेंडोर दोनों अलग है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सुरका गेंडोर जो था पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दास्त नदी के किनारे में था। कोट डीजी की बात करें, ये भी पाकिस्तान में था। रावी की बात करेंगे, वो भी पाकिस्तान में है। सिंधु की रावी हो गया, और क्या नाम है, ये कौन है, मोहनजोदड़ो के किनारे, वो भी आपको पाकिस्तान में है, ठीक है, डीजी भी है ध्यान ना? रखेंगे। कौन? कोट डीजी भी तो उधर ही है। मैंने तो बोल तो दिया था कोट डीजी, दोबारा बोलूं क्या? चलिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य किस इतिहासकार के द्वारा कहा गया? ठीक है, ध्यान रखें, मार्शल ने कहा। किसने कहा? मार्शल ने कहा, ठीक है। किसका स्टेटमेंट है? मार्शल का स्टेटमेंट है, ठीक है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है। क्या होता है? तो मृतकों का टीला की बात करेंगे, इसका अर्थ होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है, मोहनजोदड़ो से मलेरिया के साथ, सर्वाधिक बाढ़ आने के साथ, सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर, विशाल स्नानागार, कांसे के मृतकी की मूर्ति, पशुपति महादेव की मुहरे इत्यादि के साक्ष्य मिले। मोहनजोदड़ो में क्या आती थी? बाढ़ आती थी। क्या आती थी? मोहनजोदड़ो में क्या आती थी? बाढ़। किस नदी के किनारे था मोहनजोदड़ो? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। अभी भी कुछ दिन पहले पाकिस्तान में क्या आया था? भयंकर बाढ़ आया था सिंधु नदी की वजह से, ठीक है। तो अभी तो इतना आधुनिक होने के बाद भी बाढ़ आ रही है, दैट टाइम भी बाढ़ आती थी। और मोहनजोदड़ो या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के विनाश का कारण भी बाढ़ को माना जाता है। अभी का जो बाढ़ आया तो वो भी काफी विनाशकारी बात थी, उससे कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन जब बाढ़ जब चली जाती थी तो कौन सा बीमारी फैलता था वहां पे? बाढ़ के चले जाने के बाद बीमारी फैलता, कौन सा बीमारी? तो मलेरिया, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से आपको क्या मिलती थी?
मलेरिया के विषाक्ष मिले मलेरिया हैं। के साक्ष्य। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है, ट्विन सिस्टर जुड़वा बहन है। किसने कहा, तो ध्यान रखें, पिगट ने कहा। पिगट। किसने कहा, पिगट। पिगट ने कहा। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखोगे। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की क्या विशेषताएं थी, तो भूमिगत जल निकासी प्रणाली थी, अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम था, ग्रिड आधारित टाउन प्लानिंग सिस्टम था, यहाँ पे पक्की ईंटों का उपयोग हुआ था, ईंट की इमारतें का निर्माण हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और हमारी जो सभ्यता जो है, हमारा जो सभ्यता जो विकसित हुआ है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में हम लोग वैदिक में गए हैं। ठीक है, मतलब पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन है, फिर वैदिक है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात आध ऐतिहासिक है और वैदिक सभ्यता की बात की ऐतिहासिक है। ठीक है ना। अब दोनों में लगभग 5000 साल का अंतर है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे 5000 नहीं, 5000 नहीं, और समझे 1-1500 होगा। ठीक है, जो भी हो, लेकिन काफी लंबा समय है। लेकिन देखोगे दोनों में काफी अंतर आपको देखने को मिलता है। जहां पे सिंधु घाटी सभ्यता जो थी पूरी तरह से शहरी थी, पक्की ईंटों का प्रयोग होता, बहुत ही आधुनिक सभ्यता थी। लेकिन वही हजारों वर्ष बाद जब वैदिक सभ्यता में हम लोग जाते हैं, तो ये पूरा तरह से पिछड़ा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, पक्की ईंटों के जबकि फूस के घर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी, ये सभ्यता ग्रामीण सभ्यता हो जाएगी। ये बहुत ही उन्नत ही, उतना उन्नत भी नहीं थी। तो काफी आपको क्या लगना चाहिए, जैसे आज आप किसी शहर में आप रह रहे हो, तो क्या उम्मीद करते हो 500 वर्ष के बाद वो शहर और ज्यादा डेवलप करेगा कि पीछे की ओर चला जाएगा? ठीक है, डेवलप करेगा, जाहिर सी बात है, प्रति वर्ष डेवलप करता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से हमारा अगला जो सभ्यता जो आया, जिसको वैदिक सभ्यता के नाम से हम लोग जानते हैं, उसमें क्या हो गया, काफी अधिक पिछड़ गया, मतलब काफी अधिक उल्टा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक आवास को सड़क की नालियों से जोड़ा जाता था। ठीक है, घर जो होती थी ना, अभी जो आपने अभी का घर आपने देखा है, अभी के घर आप देखोगे तो घर के बगल से ही क्या होता है, नाली गुजरती है। ठीक है, दे आर टोटली कवर्ड। ठीक है, दैट टाइम भी क्या था, घर के बगल से ही मतलब क्या होती थी, नाली गुजरती थी और वो कवर्ड होते थे। ठीक है, इसकी सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। समकोण पे कैसे काटती है, मान लो ये शहर इधर से आ रही है, एक शहर इधर से आ रही है। ठीक है, एक शहर इधर से आई, एक शहर इधर से आई। ठीक है, एक दूसरे को क्या करती थी, क्रॉस कर जाती थी। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया ना, 90 डिग्री का यहाँ भी बना, 90 डिग्री का यहाँ भी बना, तो एक दूसरे के समकोण पे काटी थी, इसलिए कभी भी यहाँ पे जाम नहीं लग जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते थे, इसको बोलते ग्रिड पट्टी बोलते हैं। कौन सा मेथड बोलते हैं इसको, ग्रिड पद्धति बोलते हैं। ठीक है, ग्रिड प्रणाली। अभी जो ग्रिड प्रणाली जो होता है, अभी जो आपका जो शहर जो बन रहा है, अभी जो आप शहर आप देखते हो, जस्ट लाइक स्मार्ट शहर जो देख रहे हो, तो उसमें भी ग्रिड पद्धति का यूज किया जा रहा है। डेट मीन्स वो शहर निर्माण की पद्धति में दे आर टोटली, बात करेंगे तो अभी से कई गुना मतलब वो आगे थे। ठीक है, उनको इतना ज्ञान था। अब जब हम ग्रिड पद्धति का जब प्रयोग करें, तो जाहिर सी बात है, दे हैव नॉलेज अबाउट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की जानकारी रखते थे। नहीं, तब ना उस शहर को समकोण पे क्या कर रहे, काट रहे हैं। अब मैथमेटिक्स की जानकारी उनको इसलिए भी था, क्योंकि वो जो बनाते थे, वहां से कुछ अग्नि वेदिका जो मिली है, तो उसमें विभिन्न प्रकार के आकृति भी आपको देखने को मिलता है, जो कि मैथमेटिक्स की शुरुआती जानकारी जो थी इनमें थी। प्रत्येक शहर में महल के नीचे एक निचला शहर होता था। ठीक है, तो महल जो था उसको दुर्ग शहर कहते थे। दे आर टोटली प्रोटेक्टेड। ठीक है, और उसको किला समझ लीजिए, एक तरह से चारों तरफ से घिरा हुआ था। ठीक है, और उसमें क्या था, महल होता था, या फिर जो सार्वजनिक स्थान की जो चीजें जो थी वो भी वहां पे उपलब्ध होती थी, मतलब जो कीमती हो, सार्वजनिक हो, ठीक है, इम्पोर्टेंस हो इसका, और वहां पे प्रमुख लोग रहते थे। लेकिन जो निचला शहर जो था, वो क्या था, आज की नागरिकों के द्वारा बनाई गई ईंट की संरचनाओं से बना था, और यहाँ पे जनसंख्या अधिक होती थी, क्योंकि निचला शहर में क्या रहते थे, सर्वसाधारण लोग रहते थे, आम लोग रहते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से अन्न भंडार के महल भी मिले हैं, और यहाँ पे ध्यान रखो, अन्न के भंडार मिले, डैशबिस को अन्न को भंडारित करने की आवश्यकता होती थी। रीजन क्या था, तो हो सकता था फेमाइन आते होंगे, या फिर एक समय के बाद क्या होती होगी, अन्न समाप्त हो जाती होगी, इसलिए वो स्टोरेज करके रखते थे। मतलब वो फ्यूचर के बारे में सोचते थे, तो हो सकता है किसी साल फसल खराब हो जाए। दैट मीन्स वहां पे ये हमेशा डर लगा रहता था, सिर्फ फसल क्या हो सकती है, खराब भी हो सकती है। ठीक है, फेमाइन आ सकता है, या फिर हो सकता है बहुत अधिक बाढ़ आ जाए, दोनों स्थिति में फसल खराब हो जाएगी, तो आगे की सोच रखते थे। ठीक है, इमारत का जो निर्माण जो था वहां पे बात करोगे, पके हुए ईंट का, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता का बहुत सारा स्थल अभी भी क्या सुरक्षित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर, हड़प्पा सभ्यता के लोग एकेश्वरवादी थे, दे बिलीव इन वन गॉड। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे, तो बताना तो ध्यान में रखेंगे, दोनों सही है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के सी लिया है ना इसका,
हाँ ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग की बात करेंगे तो सभ्यता के पूजक थे वो, ठीक है, मतलब मुख्यतः क्या बोलते हैं उसको यार, इन्वायरमेंट के वो पूजते थे। जैसे मातृ देवी थे, पशुपतिनाथ थे, सूरज, कीर्ति जल ग्रहण, पृथ्वी, लिंग, वृक्ष, प्रकृति आगे पूजक थे, ठीक है। वो इन्वायरमेंट को पूछते थे जिसमें सूर्य थे, जल थे, पृथ्वी थे, लिंग थे, वृक्ष थे, प्रकृति थे, क्योंकि इनका जीवन इसी पे आश्रित था, तो समझते थे यही गॉड है, होना भी चाहिए, ठीक है। प्रकृति को एक तरह से यहाँ पे भगवान का दर्जा मिला था। हालांकि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे मुख्यतः पशुपतिनाथ के पूजक रहे होंगे, क्योंकि कुछ चीजें जो प्राप्त हुई जिनको जोड़ा जाता है पशुपति जी से जोड़ा जाता है, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता में पशुपति को प्रमुख देवता भी माना गया है। और हड़प्पा से स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे का चित्र का भी वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको मातृ देवी बोला गया। हड़प्पा सभ्यता के लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हड़प्पा सभ्यता का पहला नमूना 1853 में पता चला। हड़प्पा सभ्यता की लिपि की बात की भाव चित्रात्मक थी, और बात करें लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी तो गलत है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लिपि तो प्राप्त हुआ है, लेकिन क्या है उसको पढ़ा नहीं गया है। मुख्यतः पिक्टोग्राफ था वो, ठीक है, कहते भाव चित्रात्मक था। मतलब अगर अपने चीजों का अगर आपको कहना है तो आप बातों से कह सकते हो, लिख के कह सकते हो, फिर भाव के द्वारा प्रकट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो लिपि का जो प्रयोग होता था वो भाव चित्रात्मक लिपि था। और हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो थी बाएं से दाएं नहीं, दाएं से बाएं क्या थी, लिखी जाती थी। हालांकि इसको पढ़ा नहीं गया है, ठीक है, लेकिन अधिकांश विद्वान इस बात पे सहमत थे से लिपि आमतौर पर दाएं से बाएं पढ़ी जाती थी। कुछ अपवाद भी है जिसमें लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। हालांकि अभी लिपि समझ में नहीं आई एक्चुअली में वो था क्या। लिपि में क्या चीज का प्रयोग होता था? तो पिक्टोग्राफ का प्रयोग करते थे, भाव का प्रयोग करते थे, जो कि चित्र के माध्यम से चीजों को दर्शाते थे। तो मछलियां, मानव आकृति, विभिन्न रूपों का भी डिजाइन होता था। मुहरों में टेराकोटी की गोली आदि पर भी मतलब क्या था, खुदा हुआ था, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कभी किसी जो बोल नहीं सकते उनको देखिएगा चीजों को समझाने के लिए, तो क्या करेगा, हाथ से गेस्टर बना के भाव प्रकट होकर आपको चीजों को समझा देंगे। उनको खाना मांगना होगा तो ऐसे ऐसे करके दिखाएंगे, पानी पीना होगा तो ऐसे करके दिखाएंगे, फिर छोटा बच्चा को भी देखे होंगे। तो उस समय भी भाव के माध्यम से लोग अपनी चीजों को क्या करते थे, प्रकट करते थे, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखोगे हड़प्पा सभ्यता की कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है, आपको विचार करना है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता की चीजें की बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें थी यहाँ पे। जैसे कालीबंगा में एक साथ 2 फसलों की बुआई की जाती थी, मिश्रित खेती थी यहाँ पे। बनावली से मिट्टी के हल जैसी आकृति के साक्ष्य आपको प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से अनानागार के भी साक्ष्य मिले थे। सभी के कथन की बात करेंगे तो ऑल स्टेटमेंट की बात करेंगे, ट्रू है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कालीबंगा से मटर और सरसों 2 फसलों के साक्ष्य एक साथ मिले हैं। यहाँ से अनानागार के भी साक्ष्य मिले, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग अनाज का भंडारण भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता में किसान नवंबर दिसंबर में फसल बोते थे तो मार्च अप्रैल में काट लेते थे। तो नवंबर दिसंबर में फसल को बो रहे हो अगर आप, मार्च अप्रैल में काट रहे तो कौन सी फसल की बारे में बात हो रही है यहाँ पे? और अभी के हिसाब से कैटेगराइज करें तो कौन सी फसल हो सकती है ये? रबी सर। बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है, कौन सी फसल हो सकती है? तो रबी फसल हो सकती है, ठीक है। रवि उपजाऊ मृदा होने के कारण इस सभ्यता में कृषि का महत्व क्या था, अधिक था। उपजाऊ मृदा होना स्वाभाविक था, क्योंकि जो सभ्यता जो विकसित हुई कहाँ पे विकसित, नदियों के किनारे हुई। तो नदियों के किनारे जो सभ्यता जो विकसित हुई तो उपजाऊ था ही, क्योंकि नदी जो था बाढ़ लाती थी, साल में एक बार एटलीस्ट तो आता ही था। और जब बाढ़ लाने के दौरान अपने साथ जो मिट्टी जो लाती थी वो छोड़ कर चली जाती थी, क्योंकि बाढ़ का पानी जब तेजी से आया तो मिट्टी को अपने साथ लेकर आया, लेकिन जब बाढ़ जब जाने लगता तो उसका गति नम हो जाती है, तो मिट्टी क्या होता है, रह जाता वहीं पे। इसकी वजह से ये भूमि जो था काफी अधिक क्या था, उपजाऊ हो गया था। और ये वाला ऑप्शन को आप काट दीजिएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का पतन के क्या कारण थे? तो बाढ़ और जलवायु परिवर्तन। नवीन एनसीईआरटी के किताब में, ठीक है, आर्यों का आक्रमण को नहीं माना है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की बात करेंगे तो आर्यन भारत में आए और हड़प्पा के जो लोग बचे कुचे थे उसी के द्वारा आर्यन सभ्यता जो कि वैदिक काल का जन्म होता है। न कि मतलब आर्यन जो थे भारत पे अटैक के मूड में आए थे, उन्होंने क्या किया, आक्रमण किया और उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को समाप्त कर दिया था। इस थ्योरी को एनसीईआरटी नहीं मान रही है, क्योंकि कहीं न कहीं से आर्यंस के द्वारा ही अभी का जो आप कल्चर देख रहे हो, हम लोग क्या है, हम लोग आर्यंस की संतान है, ठीक है। तो ये थ्योरी गलत है, से आर्यों ने क्या किया, आक्रमण किया और हड़प्पा सभ्यता को समाप्त कर दिया, ठीक है। और ये किसी भी नहीं ऐतिहासिक किसी ने भी मतलब भारतीय इतिहासकारों ने इसे नहीं माना है। ये यूरोपियन जो थे अपने आप को
सुपीरियर क्लास साबित करने की बात करें कि आर्यंस कहाँ से आए, यूरोप से आए, ज्यादातर लोग मानते हैं यूरोप से आए और उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को समाप्त कर दिया। और इनका हिसाब से आर्यंस उनके पास क्या था, रथ थे और दे आर वॉरियर क्लास, ठीक है, वो क्या थे, वॉरियर क्लास थे। और हड़प्पा सभ्यता के लोग सीधे साधे थे, हथियार कुछ मिला नहीं, इनके पास चैरिटी भी नहीं होता था, चैरिट भी नहीं होता, रथ भी नहीं होता था, और इनके ऊपर जब आक्रमण किया गया तो ये झेल नहीं पाया, ऐसा कहते हैं कुछ मतलब इतिहासकार जो कि मतलब फॉरनर्स है, ठीक है। जैसे मार्टिमन व्हीलर ने मतलब हड़प्पा सभ्यता पे पतन का कारण मतलब आर्यन आक्रमण मारा है, ठीक है। और भी कुछ विद्वान मानते हैं, जैसे मैक्स मुलर वगैरह भी कहते हैं यही रीजन रहा होगा। मैक्स मुलर कहते हैं आर्यन कहाँ से आया, तो वो बताते भाई जर्मनी की तरफ से आया, वो खुद जर्मन था वो, तो बताते यूरोप से आया था। आगे चल के आप देखोगे तो हिटलर भी भारत के लोगों को आर्यंस ही मानता है, ठीक है, आर्यंस देश के। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू देखेंगे तो सभी कथन सही है। देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के इतिहासकारों ने कई कारण बताए, बाढ़ हो गया, आर्यन आक्रमण हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, भूतात्विक परिवर्तन था, व्यापार में गतिरोध उत्पन्न हो गया, प्रशासनिक शिथिलता, कुछ लोग कहते हैं अराजकता फैल गई, ठीक है, अराजकता फैल गई, ठीक है, महामारी एवं साधनों का अधिक उपयोग, ये सारे भी रीजन थे। अब हम लोग देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न, उस पर भी जरा हम लोग बात करते हैं। जॉन मार्शल ने बाढ़ को, स्टाइन की बात करेंगे, और अल्मान घोष ने जलवायु परिवर्तन को मारा है। लैम्ब्रिक ने बोला से भाई जनसंख्या वृद्धि को पतन का कारण माना, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि भी पतन का कारण हो सकता है। बोलोगे सर जनसंख्या वृद्धि पतन के कारण कैसा होगा, तो किसी भी स्थान पे क्या होता है, संसाधन सीमित होता है, क्या होता है, संसाधन क्या है, सीमित है। और जब जनसंख्या जब सडन जब ग्रोथ करेगी तो संसाधन क्या हो, संसाधन तो कम पड़ेगा, तो संसाधन के लिए लोग आपस में क्या करें, लड़ेंगे। जब लड़ेंगे तो मतलब क्या होगा, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और सब आपस में लड़ कट के कहानी समाप्त हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो उस काल में कपास के वस्त्र नहीं बनाए जाते थे, ठीक है, तो ये कथन सही नहीं, क्योंकि कपास की उत्पत्ति तो मुख्यतः आप देखोगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से, सिंधु घाटी सभ्यता से क्या होती है, तो कपास की उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है, तो ये तो गलत है। ये कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति के थे, बिल्कुल लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी, लोहे के बारे में जानकारी। और सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी, बिल्कुल सारे के सारे सही है, लेकिन कपास के वस्त्र ही वो लोग पहनते थे, क्योंकि कपास की खेती सब प्रथम यहीं पे की गई थी, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यूनानी लोग जो थे कपास को सिंधन कहते थे, और सिंधन से ही मतलब क्या लिखा, वो लोग क्या बोले, सौ को क्या पढ़ते थे, हौ पढ़ते थे, ठीक है, सौ से क्या, सॉरी, सिंधन, और सिंधन से मतलब क्या हो गया, हिंडन, हिंडन से सिंधन, सिंधन से मतलब क्या बोले, सिंधु बन गया, ठीक है। तो इस तरह से मतलब क्या हुआ, तो यहाँ से सिंधु शब्द का क्या था, जन्म हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है और स्टेटमेंट को मिलान करना है। तो धौलावीरा से आपको गोदीवारा मिला, आपको पता है ये। कालीबंगा से पक्की मिट्टी की हल की बनी हल मिली है, ठीक है। लोथल से बात करेंगे, तो लोथल से क्या मिला है, तो क्या बताएंगे, अरे क्या मैं लगा दिया, सॉरी, लोथल से क्या होगा, गोदीवारा होगा, ठीक है। और बनाविला से क्या मिला है, बनाविला से जूता हुआ खेत मिला है ना, बनाविला से क्या मिला है, कालीबंगा से खेत मिला, बना ये कालीबंगा सॉरी, से खेत मिला, पक्की मिट्टी का बनावली से मिलेगा, बनावली से ये मिलेगा, और ये धौलावीरा से क्या मिलेगा, ये है ना, साइन बोर्ड हाँ ये है, दस ठीक है। चिन्ह वाला। और कभी कभी दे देता है स्टेडियम दे देता है, ठीक है, तो धौलावीरा से आपको स्टेडियम भी आपको मिला है धौलावीरा से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। धौलावीरा जो था एक बंदरगाह शहर था, जो यहाँ से गोदीवारा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कालीबंगा का काले रंग की चूड़िया था, कालीबंगा से जुता हुआ खेत के साक्ष्य मिले। धौलावीरा का अर्थ होता सफेद कुआं, ध्यान में रखें, पूछता है कई बार एग्जाम में, सफेद कुआं की बात करेंगे, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। और धौलावीरा का अर्थ होता सफेद कुआं या आयताकार नगर, ठीक है, 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा जो था 3 भागों में था। पहला जो था दुर्ग था, एक मध्य था, एक निचला शहर था, जो कि मैंने पहले ही बताया था आपको, ठीक है। यहाँ से हड़प्पा लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। पक्की मिट्टी से बने हल प्रकृति हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनावली से मिला है, ठीक है। अब आते कालीबंगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया, यहाँ 2 टीले मिले जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। कालीबंगा के लोग एक ही खेत में एक साथ धान की 2 फसलें उगाते थे, ठीक है। कालीबंगा में भवन की बात करेंगे तो कच्ची ईंटों के बने थे, तो ध्यान रखेंगे सारे ही सारे कथन की बात करेंगे, सही है। कालीबंगा एक ऐसा शहर था जहाँ पे पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, लेकिन यहाँ पे, ठीक है,
कच्ची ईको का प्रयोग होता था। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में जाओगे तो यहाँ से घग्गर नदी के किनारे आपको कालीबंगा है। ठीक है, आभूषण के साक्ष्य मिले हैं। कपास की खेती के साथ मिश्रित खेती, गेहूं चना के साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। दोनों के दोनों रबी फसल है ना, गेहूं और चना। लकड़ी, धातु और मिट्टी आदि के खिलौने प्राप्त हुए। कालीबंगा एक ऐसा स्थल था, इसका निचला शहर भी दीवारों से क्या था, घिरा हुआ था। ठीक है, और साथ में क्या था यहाँ पे, तो आप ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, कालीबंगा की भवन कच्ची ईंटों से बनी थी। ठीक है, और इसका निचला शहर भी जो था दीवारों से घिरा हुआ था, मतलब दुर्ग किया हुआ था। बाकी सबका जो सारे शहरों के बारे में आप देखोगे क्या, जो ऊपर वाला जो शहर जो था, ऊपरा जो था, उसको केवल दुर्गीकृत किया गया था, फोर्टिफाइड किया गया था। लेकिन कालीबंगा में निचले शहर को भी किया गया था। गार्डन चारे व्हीलर ने आरओ का आक्रमण को माना है। ठीक है, अल्मान घोष ने जलवायु परिवर्तन बताया है। जॉन मार्शल ने बात करेंगे तो प्रशासनिक शिथिलता बताया है। जबकि एस आर साहनी की बात करेंगे, ठीक है, मतलब राय बहादुर दारम साहनी की बात करें, बाढ़ को नहीं माना है। ठीक है, तो क्या चीज को माना है, तो ध्यान में रखेंगे यहाँ पे। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बाढ़, आर्यों का आक्रमण है, जलवायु परिवर्तन है, भूतात्विक परिवर्तन है, व्यापार में गतिरोध है, प्रशासनिक शिथिलता है, महामारी एवं साधनों का अधिक उपयोग किया जाता था। व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, मैके, पिगेट आदि विद्वानों ने आर्यों के आक्रमण को माना है। ऑरेल स्टाइन, कलवानंद घोष जलवायु परिवर्तन को मानते हैं, जबकि एम आर साहनी ने यू भूतात्विक परिवर्तन को प्रमुख कारण माना है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलेंगे यहाँ पे, तो साहनी साहब ने क्या माना है, यू भूतात्विक परिवर्तन। ठीक है, मतलब भूतात्विक परिवर्तन हुआ होगा। हाल में किस आईआईटी कॉलेज ने यह कहा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था, तो आईआईटी खड़गपुर ने कहा। ठीक है, किसने कहा है, तो आईआईटी खड़गपुर ने कथन कही है। आईआईटी खड़गपुर कहाँ पर था, किस स्टेट में है, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड वेस्ट वाला बंगाल, सर। वेस्ट बंगाल, नहीं ठीक है, ध्यान में हरिद्वार। रखेंगे। ठीक है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, सर कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। आईआईटी खड़गपुर, वेस्ट बंगाल। ठीक है, रुड़की सर उत्तराखंड में। आएगा, उत्तराखंड। रुड़की उत्तराखंड में, जो कि भारत की सबसे पुरानी हम्म। इंजीनियरिंग कॉलेज है। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन समूह की रिपोर्ट के अनुसार 900 वर्षों तक लगातार कम वर्षा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण थी। आईआईटी खड़गपुर की टीम ने लेह लद्दाख के तसो म्योरी झील में, ठीक है, 5000 वर्ष के मानसून परिवर्तनशीलता का मानचित्र किया था। तो ये झील भी की बात करेंगे, तसो मोरी झील की बात करेंगे, तो लेह लद्दाख में आपको देखने को मिलता है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी कहलाते थे, इसमें अथर्ववेद नहीं आता है। ठीक है, बाकी ये ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है। इसको क्या बोलते थे, वेद त्रयी बोलते थे। ठीक है, जब सारे वेद जब आपस में मिलते थे उसको संहिता बोलते थे। क्या बोला जाता था उसको, संहिता। ठीक है, ऐसे क्या था, ऐसे केवल वेद त्रयी की बात करेंगे तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ही होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे इसमें क्या वेदों में क्या मिलता था, यज्ञ है, धार्मिक है, कर्मकांड आपको देखने को मिले, देवताओं की प्रार्थना है, संगीत है, गायन इत्यादि है। जबकि अथर्ववेद टोटली डिफरेंस था। ठीक, जादू टोना है, औषधि तंत्र मंत्र, वशीकरण इत्यादि है। ठीक है, इसके अलावा अथर्ववेद को मूलतः लौकिक वेद अर्थात सामान्य व्यक्ति से संबंधित माना जाता है, जबकि वेद त्रयी पारलौकिक विषय वस्तु से संबंधित है। अब बात करेंगे प्रारंभिक कार्यों। ठीक है, प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो वे संस्कृत बोलते थे, वह घुड़सवारी क्या करते थे, वो झुंडों में भारत पहुंचे, बिल्कुल, वे मुख्यतः शहरों में रहते थे, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वैदिक समाज का जो गठन जो होता था, तो शहर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, शहर, देखिए शहर का कॉन्सेप्ट कहाँ था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, उसके बाद वैदिक सभ्यता जब आया, चाहे ऋग वैदिक हो चाहे उत्तर वैदिक हो, तो शहर का कॉन्सेप्ट ही पूरी तरीके से क्या हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन वर्षों तक ये जो काल जो रहा, ठीक है, बहुत ही, मतलब इसमें भारत बहुत पिछड़ा हुआ था। बट हमारी सभ्यता, भारत तो बाद में जाएंगे, हमारी सभ्यता काफी पिछड़ी हुई थी। अब फिर आगे चल के आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, जनपद महाजनपद का जब विकास होता है, तो फिर यहाँ पे आपको शहर आपको देखने को मिलता है। अभी क्या देखने को मिलेगा, तो अभी सिंधु घाटी सभ्यता में शहर है, बीच में जो ये जो था, इसमें एकदम ग्रामीण चीजों के ऊपर फोकस की गई। ठीक है, फिर महावैदिक के बाद फिर महाजनपद पीरियड जब आएगा, पहले जन बनेगा, जन से जनपद बनेगा, जनपद से महाजनपद बनेगा, तो फिर से आप शहरों का आपको कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये लोग मुख्यतः गांव में रहते थे। ठीक है, समूह में रहते थे, कबीलाई थे। युद्ध के समय राजा अपनी प्रजा की रक्षा में कबीले का नेतृत्व करता था। युद्ध में पैदल सेना के साथ साथ 2 रथ और पैदल सेना के साथ 2 रथ और घोड़े का भी उल्लेख आपको मिलता है। ठीक है,
आर्यन अलग अलग जगहों से भारत से आए थे, इनकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। ऋग्वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो वैदिक, ठीक है, बहुत लोग गलती कहते हैं, इसको लोग समझना चाहिए, जब हमसे पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, ठीक है। वैदिक काल अगर बोलेंगे तो इसमें ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक सब आएगा, ठीक है। वैदिक को एक कहते हैं पूर्व वैदिक, ठीक है, पूर्व वैदिक कहा जाता है। एक होता है इसी का एक हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं उत्तर वैदिक, ठीक है। तो वैदिक में क्या हो गया? पूर्व वैदिक भी हो गया, उत्तर वैदिक। पूर्व वैदिक का मतलब पहले का वैदिक, उत्तर का मतलब बाद का, ठीक है। इसी वैदिक पूर्व वैदिक को ही क्या बोलते थे? ऋग वैदिक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? ऋग वैदिक बोलते हैं, ठीक है। कहने का ऋग वैदिक कहने का रीजन क्या है? तो ये पूर्व वैदिक ऋग वैदिक इसलिए होता है क्योंकि इस समय की सारी इतिहास हमको जो मिलती है किससे मिलती है? तो ऋग वेद से मिलती है, ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल जो बाद में जो है, यहाँ पे 3 वेद का जन्म होता है, ठीक है। यजुर्वेद, ठीक है, सामवेद, ठीक है, और अथर्ववेद, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अथर्ववेद सबसे बाद अथर्ववेद है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 वेद का जन्म हुआ था, उत्तर वैदिक में 3 वेद का और पूर्व वैदिक में ऋग वेद का। इसीलिए पूर्व वैदिक में जब ऋग वेद का जन्म हुआ तो इसी को क्या कहते हैं? इसको ऋग वैदिक काल कहे जाने लगा, ठीक है। उत्तर वैदिक में अन्य 3 वेदों का क्या होता है? जन्म होता है। तो ऋग वैदिक और पूर्व वैदिक ये एक ही है, ठीक है, अलग अलग नहीं है, इसको अलग अलग नहीं समझेंगे। और उत्तर वैदिक की बात करेंगे तो ऋग वैदिक के बाद या फिर पूर्व वैदिक के बाद जो है उत्तर, उत्तर का मतलब क्या होता है? बाद में होता है। पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले होता है। तो वैदिक काल को हम लोगों ने 2 कैटेगरी में बांट दिया। अब वैदिक काल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस काल की सारी जानकारी की बात करेंगे तो वेदों पे आधारित हमको जानकारी मिली है, ठीक है। 1 मिनट और भी, वैदिक काल को अगर बात करो किस काल क्रम में आप रखोगे तो इसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल में, ठीक है। किसमें रखोगे? ऐतिहासिक काल में रखोगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी जानकारी हमको मिलती है कैसे से मिलती है? तो लिखे हुए स्रोतों से प्राप्त होती है, वेदों से प्राप्त होती है। जहाँ पे जानकारी लिखी हुए स्रोतों से प्राप्त हो उस काल को हम लोग ऐतिहासिक काल में रखते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना? तो इसको ध्यान में रखिएगा, मैंने यहाँ पे जी थोड़ा सर। समझा दिया, इसी के हिसाब से आगे चीजों को आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले तो वेद लिखेंगे, वेद के बाद ब्राह्मण लिखा गया, फिर आरण्यक लिखा गया। जब सारे चीजों को लोग पढ़ गए तो लोगों के मन में तरह तरह का विचार निकलने लगे, ठीक है। ये सब ज्यादा पढ़ लोगे तो क्या हो जाओगे? तो मन में बहुत सारे चीजें निकलेंगे और उस थ्योरी से जोड़कर अपना भी कुछ आप बना सकते हो, तो लोग यार फिलोसफर बन गया, ठीक है। तो सारे चीजों को जब लोगों ने पढ़ा, वेद को पढ़ा, ब्राह्मण को पढ़ा, अन्य को पढ़ा, तो उसके बाद है उपनिषद। तो उपनिषद मुख्यतः क्या था? इसमें क्या था? फिलोसफी था। फिलोसफी को हिंदी में क्या बोलते हैं? दर्शन, ठीक है। क्या था इसमें? दर्शन था। उपनिषद क्या है? दर्शन। तो मुख्यतः दर्शन है इसमें, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सारे कुछ पढ़ने के बाद क्या निकला? तो दर्शन निकला। तो सबसे पहले वेद, वेद के बाद ब्राह्मण है, उसके बाद आर्णय। आर्णय इसलिए कहते थे क्योंकि इसकी रचना जो थी जंगलों में की गई थी, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है? दर्शन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब वेद में क्या था? तो वेद में वेद जो संहिता था, मंत्र और आशीर्वाद हुआ करता था। ब्राह्मण वेद का ही एक हिस्सा था, लेकिन ये इसका सरल अनुपात था। इसमें लोग क्या करते थे? अनुष्ठान करते थे, समारोह था, और बलि के और बलिदानों की क्या होती थी? तो व्याख्या होती थी, ठीक है, ध्यान में रखिए। शिष्यों द्वारा जंगलों में अपने गुरु के पास जाकर सीखे गए ज्ञान को संकलन निर्णय कहते थे। जंगल पसंद था, शांति मिलती थी, तो गुरु जो थे जंगल में रहते थे, वहां पे जो ज्ञान जाकर जो सीखते थे, बच्चे जो जाते थे गुरु के पास जाकर जो सीखे गए ज्ञान को आर्णय कहते थे, क्योंकि इसकी रचना जंगलों में की गई थी। आर्णय को वन की पुस्तक भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या था? इसमें दार्शनिक एवं रहस्यवादी सिद्धांत आपको देखने को मिलता है। एकांत में गुरु एवं शिष्य आत्मा, परात्मा, ब्रह्म जैसे विषयों पर चर्चा संबंधित ग्रंथ को क्या बोलते थे? उपनिषद कहते थे, ठीक है। और उपनिषद की बात की फिलोसफी, इसमें क्या डिबेटिंग कल्चर भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ब्रह्म जैसे विषयों पर चर्चा होती थी, परमात्मा, ठीक है। उपनिषद में देखोगे तो शिष्य के प्रश्न होते थे, गुरु के जवाब होते थे, आपस में तर्क वितर्क होता था। ये सब आपको किसमें मिलेंगे? उपनिषद में आपको मिलेंगे, जहां पे मुख्यतः क्या? दर्शन है, ठीक है। अब आते हैं ऋग्वेद के संदर्भ में बात करें। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता इंद्र थे। ऋग्वेद के बात करेंगे तो चौथा मंडल शिक्षा से संबंधित गलत है। इस काल का 7वां मंडल कृषि से संबंधित, ये भी गलत है। और 7वें मंडल में 10 राज युग का वर्णन मिला है, तो ये ठीक है। 10 राज्य युग का वर्णन 7वें मंडल में मिला है, तो ठीक है। 2 आपको गलत है, ये और ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? ध्यान में रखेंगे तो सबसे पहले आप देखोगे
हाँ ठीक है, ये 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैंने गलत लगाया है क्या? इसमें सही पूछ रहा है ना, तो 1 4 तो सही, हाँ ठीक तो लगाया। ठीक है, और 2 3 की बात करेंगे, असत्य है। ठीक है, ऋग्वेद का प्रत्येक मंत्र अग्नि देवता की उपासना से शुरू होता था। हालांकि ऋग्वेद काल का प्रमुख देवता की बात करेंगे तो कौन थे, तो इंद्र थे। ऋग्वेद का चौथा मंडल कृषि को समर्पित था। ठीक है, तो चौथा मंडल शिक्षा को नहीं था, किसको समर्पित है, तो कृषि को समर्पित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और 7वां मंडल की बात करेंगे, सॉरी, इस मंडल में पृथ्वीवन्य नामक पुरुष का उल्लेख मिलता है, जिसे भारत का पहला कृषि इंजीनियर भी कहा जाता है। क्या नाम था, पृथ्वीवन्य। ठीक है, 7वां मंडल शिक्षा से संबंधित था, एजुकेशन से 7वां संबंधित था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये किससे था, एजुकेशन से, शिक्षा से संबंधित था 7वां मंडल, ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, और 7वें मंडल में उल्लेख है कि 10 रागे युद्ध 2 वर्गों के बीच में हुआ। ठीक है, एक वर्ग में त्रिशु तथा भारत संघ, भारत वंश का आर्य राजा सुदास था। ठीक है, तो एक एक जो समूह था उसमें एक वर्ग में त्रिशु या भारत वंश का आर्य राजा का नाम क्या था, सुदास था। ठीक है, तो सुदास जो था आर्यन का राजा हुआ करता था। ठीक है, और दूसरे में कौन था, तो दूसरे में 10 जन हुआ करते थे, 10 राजा थे, लेकिन 5 जो थे उसमें से गैर आर्य राजा थे। ठीक है, उसमें 5 आर्य भी थे और 5 जो थे गैर आर्य राजा था। इसमें विजयी किसकी हुई, 10 राग युद्ध में किसकी विजयी हो गई, किसकी विजय हुई, आर्य की विजय हुई 10 राग युद्ध में। ठीक है, त्रिशु की विजय हुई, फिर 10 राजा जीत गए। किसने जीता, 10 राज। सुदास ना। हाँ, 10 राज नहीं, सुदास जीता था। ठीक है, मतलब जो अकेले जो लड़ रहा था उसी ने जीता था। ठीक है, और इसी तरह से भारत का मतलब क्या हुआ, भारत में आर्यन का सत्ता आ गया। ठीक है, ध्यान रखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, 9वां मंडल सोमदेव को समर्पित है, 10 राग का युद्ध अस्कनी नदी के तट पे हुआ। ठीक है, अस्कनी को किस नाम से जानते थे, अस्कनी को किस नाम से जानते थे, चिन्नार। ठीक है, तो बिल्कुल चिनाब के नाम से, जो कि 10 रागे का युद्ध किसके किनारे हुआ, रावी नदी के तट पे हुआ ना, सही बता रहा हूँ ना, परुश्री नदी के तट। रवि, तो परसनी हो गया, मतलब रावी यहाँ पे क्या परुश्री। होगा, अस्कनी होगा। ठीक है, तो पहला दूसरा तो सत्य है। ठीक है, 9वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन तो ये भी गलत है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन आपको देखने को मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, इसका उल्लेख 3रे मंडल में, ठीक है। 7वें मंडल में 10 राग युद्ध मिलता है, ये भी ठीक है। यह युद्ध परुशनी नदी के किनारे लड़ी गई थी, जिसको हम लोग रावी के नाम से जानते हैं, जिसमें सुदास की क्या होती, जीत होती है। 10वां मंडल की बात करेंगे, सबसे नवीनतम है, सबसे बाद में शामिल किया गया, जिसमें पुरुष सूक्त, नदी सूक्त तथा विवाह सूक्त का वर्णन है। पुरुष सूक्त भी है, नदी सूक्त भी है, और विवाह सूक्त भी आपको 10वां मंडल में आपको देखने को मिलता है। भारतीय इतिहास में पहली बार वर्णन है, भारतीय इतिहास में पहली बार वर्णन, ठीक है, भारतीय इतिहास में पहली बार वर्ण शब्द का प्रयोग पुरुष सूक्त में किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखेंगे एक प्रश्न है, उसको भी जरा ध्यान से देखिए। यजुर्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यजुर्वेद के पुरोहित को अधर्वयु कहते थे। यजुर्वेद की बात करेंगे, शुक्ल यजुर्वेद गद्य में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद पद में है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। शुक्ल यजुर्वेद की बात करेंगे तो ये गद्य में नहीं है, शुक्ल यजुर्वेद आपको पद में मिलेगा। ठीक है, और जबकि कृष्ण यजुर्वेद की बात करेंगे किसमें मिलेगा, तो ध्यान रखेंगे तो ये आपको गद्य में मिलेगा। ठीक है, और कृष्ण यजुर्वेद का अन्य नाम की बात करेंगे तो वाजनयी संहिता है, तो ध्यान में रखना है, तो ये भी गलत है। ठीक है, क्या है, शुक्ल यजुर्वेद का, सॉरी, कृष्ण यजुर्वेद का अन्य नाम वाजनयी संहिता नहीं है। तो किसका नाम है, तो शुक्ल यजुर्वेद का अन्य नाम की बात करेंगे तो वाजनयी संहिता। ठीक है, तो पहला तो सही है, यजुर्वेद के पुरोहित को अधर्वयु कहते थे, ये सही है। बाकी दोनों को दोनों कथन गलत हो गया, जरा से इस पे ध्यान दीजिएगा। यजुर्वेद को 2 भागों में हमने डिवाइड किया था, एक क्या था, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद पद में, यजुर्वेद क्या है, गध में है। ठीक है, इस पर का यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो कि मतलब क्या है, गध और पद दोनों में आपको ये वेद देखने को मिलता है। शुक्ल यजुर्वेद का अन्य नाम क्या है, वाजनयी संहिता, ना कि कृष्ण का, शुक्ल का नाम। और शुक्ल यजुर्वेद में भी आपको 2 भाग आपको देखने को मिले, कान्य और माध्य भाग है। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद के 4 भाग है, ठीक, कांठक है, कपिस्टल है, मैत्रानी है और तत्रयी है। ठीक है, यजुर्वेद का विषय वस्तु क्या है, तो इसमें मुख्यतः आपको क्या मिलेंगे, धार्मिक कर्म कांड है, यज्ञ के बारे में चर्चा दिया है, एक यज्ञ के समय किस तरह की चीजें थी, यज्ञ को कैसे संचालन करें, बलिदान प्रथा इत्यादि के बारे में आपको यजुर्वेद में ध्यान में है। मुख्यतः यज्ञ से संबंधित है यजुर्वेद। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं सामवेद। ठीक है, सामवेद के इतिहास को ध्यान में रखेंगे। सामवेद के पुरोहित जो थे उदाता थे, बिल्कुल उदात्री भी कहते थे।
कोई मंडल नहीं है। सामवेद में संगीत की गायन की चर्चा है। सामवेद को भारतीय इतिहास का पहली संस्कृत की पुस्तक भी इसको कहते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखोगे। और जैमिनी नामक ऋषि ने सामवेद को संकलित किया, तो ये भी आपका क्या है, सही है। तो सारे ही सारे प्रश्न की बात करेंगे। सुझाव अभी एक किताब है, ये भारत का सामवेद, ठीक है। ये किताब अभी हाल फिलहाल में भारत का सामवेद नामक एक पुस्तक है, या उपराष्ट्रपति महोदय ने इसे क्या किया, लॉन्च किया, ठीक है। अभी क्या, आधुनिक भारत का सामवेद किसने लिखा है? आधुनिक भारत के सामवेद करंट नहीं पढ़ते आप लोग, किसने लिखा बताइए? ये महाराजा हरि सिंह का कोई वंशज, उसी ने शायद लिखा, एक बार नाम चेक कीजिएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए आधुनिक भारत का सामवेद। महाराजा हरि सिंह के वंशज, क्या नाम है उनके, पोता है ना अभी शायद जीवित उनके, शायद उन्हीं के द्वारा शायद लिखा गया, एक बार चेक कर लीजिए। इसमें आधुनिक भारत के सामवेद में ध्यान में रखिएगा, मोदी जी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो जो उनका व्यक्तित्व है, जो जो उनका स्टेटमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, क्या विचार रखते हैं, उनके बारे में चर्चा आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो एक बार इनका चेक कर लीजिएगा, महाराजा हरि सिंह के वंशज ये सर, ठीक है। तो इसमें सारे ही सारे कथन की बात करेंगे, सही है। सामवेद में 1550 के आसपास मंत्रों का उच्चारण आपको देखने को मिलता है, जिसमें से अधिकांश की बात करें ऋग्वेद से लिया गया है, अर्थात यह वेद लगभग ऋग्वेद पे आधारित है। सामवेद को 3 भागों में बांटते हैं, कौथुम है, रामनियन है, जैमिनी है। जैमिनी नामक ऋषि ने सामवेद को संकलित किया था, कुछ योगदान सुकर्मा ऋषि ने भी दिया था। अथर्ववेद में जादू टोना मिलेगा, वशीकरण मिलेगा, ठीक है, और क्या मिलेगा, ठीक है, प्रेतात्मा के बारे में भी जानकारी आपको मिलती है। लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी है, कृषि को कीटों एवं मौसम से बचाने के लिए मंत्र भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अथर्ववेद का शिक्षा जरूर आप लोग को लेनी चाहिए, इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है अभी के जीवन में, ठीक है। तो क्या है, अथर्ववेद में सामान्य जनता से संबंधित है। अथर्वा और अंग्रिस नामक 2 ऋषियों ने अथर्ववेद का संकलन किया था। अथर्ववेद को विग्रिस वेद भी कहते हैं, ठीक है। अथर्ववेद के 2 भाग हैं, भौनक है, फिर विप्लाद है। अथर्ववेद में जादू टोना, वशीकरण, प्रेतात्मा, औषधीय जानकारी, कृषि को कीटों एवं मौसम से बचाने के लिए मंत्र इत्यादि की चर्चा भी आपको अथर्ववेद में आपको देखने को मिलती है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ऋग्वैदिक काल में नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जानकारी बताना आपको कौन सा सही है। ऋग्वेद में 10वें मंडल में 25 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में सप्त संदा प्रदेश का उल्लेख है। सरस्वती नदी को नदी तमा कहते थे। अफगानिस्तान में 3 नदियों का उल्लेख किया गया। तो कौन सा गलत है? पहला वाला ऑप्शन की बात करें, गलत है। आप जाओगे ऋग्वेद में जाओगे तो वहाँ पे 25 नदी नहीं, कौन सा नदी देखने को मिलेगा? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे 21 नदी है। कितने नदी? 21 नदी का उल्लेख। अफगानिस्तान की 3 नदी नहीं होगा। अफगानिस्तान के आप ध्यान में रखेंगे तो कितनी नदी है भाई? 2 ही नदी था ना, 4 नदी है, ठीक है। अफगानिस्तान में कितना है? तो 4 नदी का उल्लेख आपको देखने को मिलता है, तो ये तो ठीक है। ऋग्वेद में नदी के बारे में, ठीक है, सरस्वती नदी को नदी तमा, नदी तमा का मतलब क्या होता है? नदियों में श्रेष्ठ, ठीक है, नदियों में श्रेष्ठ। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को ही सबसे पवित्र नदी माना गया है, ठीक है। हालांकि ऋग्वेद में किस नदी का सबसे अधिक बार चर्चा किया गया है? तो किस नदी का चर्चा सर्वाधिक बार हुआ है? सरस्वती नहीं। और कोई आदमी? यमुना सर, 3 बार उल्लेख हुआ नहीं, है। यमुना का नहीं। सिंधु नदी की चर्चा सर्वाधिक बार हुई है, ठीक है। जी सर। अगर पूछे गंगा का तो मात्र 1 बार हुआ है। यमुना 3 बार है। अगर पूछेगा सबसे पवित्र नदी बताओ तो क्या बताओगे? सरस्वती। अगर पूछेगा सर्वाधिक बार किसका उल्लेख हुआ है, मैक्सिमम बार, तो सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे 10वें मंडल में आपको मिलेगा नदी सूक्त। क्या मिलेगा? नदी सूक्त। सूक्त का मतलब क्या होता है? स्तुति, ठीक है। वहां पे क्या है? नदी सूक्त है, पुरुष सूक्त है, सबके सब सूक्त वाला जो है ना, 10वां मंडल में है, ठीक है, जो कि सबसे बाद का मंडल है। इसमें 21 नदी के बारे में जानकारी आपको देखने को मिलती है। ऋग्वेद के सप्त संदा प्रदेश सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास, सतलज, सरस्वती, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये आप ध्यान में रखोगे, सप्त संदा प्रदेश का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ पे सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज, ये सारे के सारे नदी की बात करेंगे तो पंजाब के क्षेत्रों में अभी भी बहता है, मतलब 5 ही नदी बहता है पंजाब के क्षेत्र में। तो सप्त सत्ता प्रदेश की बात करेंगे तो ऋग्वेद में आपको उल्लेख है। और यह क्षेत्र ऋग्वैदिककालीन आर्यों के निवास का प्रमुख केंद्र। मैंने क्या बोला? कोई भी रहेगा, कहाँ पे रहोगे? जहाँ पर रहोगे पानी की अच्छी सुविधा हो, एग्रीकल्चर अच्छा हो,
तो जब आर्यन लोग जो आए तो दे आर बहुत डेवलप थे, बहुत समझदार थे, संस्कृत बोलते थे, रथ की सवारी करते थे, घोड़ा दौड़ाना जानते थे वो, ठीक है। तो उन लोगों ने आया तो देखा भारत में जो यहाँ पे आया तो सबसे बढ़िया क्षेत्र कौन सा है, तो उनको कौन सा क्षेत्र मिला, सप्त संध्या प्रदेश मिला, ठीक है, सप्त संध्या प्रदेश मिला, जहाँ पे 7 नदियों का मतलब बहाव था, ठीक है। वहां पे उन्होंने अपना क्या किया, अस्थायी निवास बनाया। अतः यह क्षेत्र ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के निवास का प्रमुख केंद्र बिंदु बन गया था। हालांकि बाद में गंगा घाटी की तरफ ये प्रवेश कर गए थे, ठीक है। सरस्वती नदी को नदी तमा, देवी तमा, माते तमा, संगीत की देवी इत्यादि भी कहा जाता है। सरस्वती नदी को नदी तमा इसलिए कहा कि यह स्थान या क्योंकि ये एक स्थान पर दिखती है, दूसरे स्थान पर अदृश्य हो जाती है, ठीक है, इसलिए नदी तमा कहा गया, ठीक है। अफगानिस्तान में आप देखोगे 4 नदी, कुंभा, काबुल, सुबास्तु और गोमती, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये गोमती नदी जो है ना, ठीक है, ये लखनऊ वाला गोमती नहीं, ठीक है, उसको गोमल के नाम से भी जानते हैं, कोमल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, गोमल के नाम से भी जानते हैं। ये अफगानिस्तान की नदी थी, ये लखनऊ वाला गोमती नदी नहीं है जिसपे क्या बना हुआ है, गोमती रिवर फ्रंट जो बना हुआ है, ठीक है, जो घूमने जाते हैं लोग, तो वो नहीं है, ठीक है। ये अलग नदी है, अफगानिस्तान की नदी है, इसको गोमल के नाम से भी जानते हैं। और अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख मिला हुआ है। अगर आपसे पूछेगा नदी सूक्त में बताओ कितनी नदी, तो नदी सूक्त में कितना बताएंगे, तो नदी सूक्त में 21 नदी का उल्लेख आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एनीवन है परफेक्शन बीपीएससी टेस्ट इज इन इंग्लिश पीडीएफ, लोग मैसेज खोलते टेस्ट तो क्या क्या ये लोग मांगना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और मैं बता देता हूँ, अगर आपको इसी तरह की प्रॉपर बैचेज चाहिए, ठीक है, तो आपका फाउंडेशन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। ये सारी चीज़ों के जब 0 लेवल से आपको पढ़ाई जाएगी, 1.5 साल की कोर्स होगी, जिसमें से 5 से 6 बार आपका मेंस कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। और फी बहुत कम रखी गई है, 1.5 साल के लिए सिर्फ प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू तक शामिल है, सारे स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको मिलेंगे। मात्र उसका 1399 रुपया फी रखा गया है 1.5 साल के लिए, ठीक है। लाइव क्लासेस के माध्यम से आपकी सारी चीज़ों को मतलब वहाँ पे देखा जाएगा प्रॉपर, लगभग 4 से 5 बार आपका मेंस हो जाएगा, नोट्स बनाना सिखाया जाएगा, सब कुछ सिखाया जाएगा। तो फाउंडेशन बैच शुरू हो जाए, उससे अच्छा अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। मैं इतना तो जरूर कहूँगा, किसी भी इंस्टीट्यूट से बेहतर चीज़ें आपके यहाँ पे मिलेगी, और मेंटरशिप आपको 24/7 मिलेगा, ठीक है। बाकी इंस्टीट्यूट में आप जाइए या ना जाइए, पैसा लेने के बाद उनको कोई मतलब नहीं रहता। और मेंस के लिए तो आपको बहुत भटकना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे टू द पॉइंट चीज़ों को आपको समझाया जाएगा, जीरो अप्रोच बताया जाएगा, क्योंकि भीड़ कम है और बहुत सारी सुविधा आपको यहाँ पे मिलेगी। तो चाहे तो आप लोग फाउंडेशन में एडमिशन भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। ऋग्वेद में मरुस्थल को धन कहा गया, बिल्कुल ठीक है। ऋग्वेद में समुद्र को परावत कहा गया, ठीक है। ऋग्वेद में एकल परिवार की प्रथा नहीं थी, ठीक है, पीपुल ज्वाइंट रहते थे, समाज कबीलाई में रहते थे, तो एकल परिवार तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, ये गलत है। ऋग्वेद में समाज का स्वरूप की बात करेंगे, कबीलाई था, तो बिल्कुल ठीक है। ऋग्वेद में एकल परिवार नहीं था, संयुक्त परिवार था। कौन सा परिवार था, तो ध्यान रखें क्या था, तो यहाँ पे संयुक्त परिवार की आपकी प्रथा जो थी आपको देखने को यहाँ पे मिलती है, ठीक है। ऋग्वेद आर्य को समुद्र का ज्ञान था। समाज का स्वरूप मूलतः कबीलाई था। समाज की सबसे छोटी इकाई जो थी फैमिली थी, परिवार थी। संयुक्त परिवार की प्रथा विद्यमान थी, जहाँ पे दादा, नानी, नाती, पोते आदि एक ही शब्द नरपति का प्रयोग होता था। ऋग्वैदिक काल में लोगों को हिमालय, पर्वत, समुद्र, मरुस्थल के साथ ही गंगा में यमुना जैसे नदियों के बारे में भी जानकारी थी, ठीक है, ध्यान में रखना। अब आगे पे देखेंगे यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में अनुलोम विवाह का अर्थ क्या था। जब उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण की महिला के साथ होता था विवाह, तो उसको अनुलोम कहते थे। और इसी को प्रतिलोम हो जाता था, उल्टा हो जाता था, तो उसमें क्या था, उच्च वर्ण का महिला हो जाती थी या निम्न वर्ण का पुरुष हो जाता था, उसको प्रतिलोम विवाह कहते थे। तो अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह 2 तरह के विवाह होते थे, जिसमें उच्च वर्ण जो होता था पुरुष वो अनुलोम में होता था, और निम्न वर्ण पुरुष जो होता था प्रतिलोम में होता था। तो 2 तरह के विवाह थे, ध्यान में रखेंगे। और ऋग्वैदिक काल में विवाह को धार्मिक कार्य मानते थे, ठीक है। विवाह क्या था, धार्मिक कार्य था। अभी भी आप देखोगे तो विवाह में क्या होता है, बहुत सारा धार्मिक कार्य अभी भी होता है, ठीक है। ऋग्वैदिक में कई जगह पे अंतर जातीय विवाह मतलब इंटरकास्ट मैरिज का उल्लेख आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मुख्यतः 2 तरह के विवाह होते थे। जब उच्च वर्ण के पुरुष तथा निम्न वर्ण के स्त्री से विवाह होता तो अनुलोम कहते थे, जबकि निम्न वर्ण के पुरुष और उच्च वर्ण की स्त्री से जो विवाह होता था उसको प्रतिलोम विवाह कहते थे, ठीक है। तो इंटरकास्ट मैरिज जो था होता था, हालांकि संघर्ष तो उस समय भी थी, ठीक है, अभी भी है, तो उस समय भी थी, लेकिन उस समय था, ठीक है। वर्ण व्यवस्था के सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है,
तो वन व्यवस्था की बात करें तो पुरुष सूक्त में है ना। अब पुरुष सूक्त कौन से मंडल में है? तो 10वां मंडल में है। ठीक है, ठीक है, तो 10वां मंडल में आपको देखने को मिलेगा। भारतीय इतिहास में पहली बार वन शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में हुआ। ठीक है, यह वन शब्द, ठीक है, यह वर्ण शब्द रंग के लिए प्रयुक्त हुआ, जिसमें आर्य और ठीक है गैर वर्ण तथा गैर आर्यों का श्याम रंग के रूप में वर्गीकृत किया गया। आगे चल के वन व्यवस्था व्यवसाय के लिए किए जाने लगा। उसके बाद वन व्यवस्था जाति व्यवस्था का रूप धारण कर लिया। तो ऋग्वेद जहां तक था तो वन व्यवस्था था, लेकिन किस पे आधारित था? व्यवसाय पर आधारित था। किस पे था? व्यवसाय पर आधारित था। और आगे चल के उत्तर वैदिक काल में आप जाओगे तो यही मतलब क्या बन जाएगा? ठीक है, जाति पर आधारित बन जाएगा। ठीक है, और आगे चल के जाओगे ब्राह्मण काल जब आएगा तो वहां पे वन व्यवस्था अपने चरम पे आएगा और बहुत सारा मतलब इसमें खामियां निकल कर आने लगेगी। अपना ये सबसे मतलब विकृत रूप धारण कर लेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे आगे चल के, मतलब उत्तर वैदिक के बाद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो वर्षा का देवता इंद्र थे, बिल्कुल थे। तूफान का देवता मरुति हुआ कर, मारुति नंदन। ठीक है, कौन थे? मरुति जो थे, ध्यान में रखेंगे। किसके देवता थे? तूफान के देवता थे। ठीक है, मरुति किनके पिता थे? हनुमान जी के पिता थे ना मरुति। ठीक है, तो उनको क्या किसके देवता बोलते हैं? तूफान के देवता थे। वर्षा के देवता इंद्र थे। वनस्पति के देवता शोभ नहीं थे, सोम थे। और लोग क्या थे? सोमरस का सेवन करते थे। ठीक है, एक था ना, एक सोमरस हुआ करता था, एक सूरा हुआ करता था। ठीक है, तो सूरा जो था ना, ये भी एक प्रकार का वाइन ही था। ठीक है, लेकिन सूरा को ना लोग जो थे समाज में जब पीते थे तो इसको बहुत बुरा भला बोलते थे, इसको नहीं पीना, इसको वर्जित किया गया था। दोनों पीने वाला था, सूरा भी पीने वाला था, सोम भी पीने वाला था। ठीक है, लेकिन सूरा को पीना क्या था? वर्जित किया गया था। और सोम जो था ना, वनस्पति से तैयार किया जाता था। विशेष अवसर पे क्या था, इसको बड़े शौक से लोग पीते थे। ठीक है, मतलब उस समय क्या समझ लीजिए, रसना बचपन में पीते थे ना, तो इसको जब यज्ञ वगैरह होता था सभी लोगों को बड़ा प्यार से परोसा जाता था। ठीक है, सोमरस दिया जाता था। ठीक है, सूरा जो थे ना, उस समाज में कुछ लोग पीते थे। सर इसके बारे में ये भी बोलते हैं कि ये मुजवन पहाड़ी से निकलने वाला कोई बिल्कुल, मुजवन पहाड़ी जो था वहां पे वनस्पति जो था, वहां से एनसीईआरटी में यहाँ पे लिखा हुआ है 6+ एनसीईआरटी में, तो वहां से आता था ये सोमरस आता था। ठीक है, वहां से विशेष प्रकार की वनस्पति थी, उसी से बनाते थे। मुजवन पहाड़ी पे वो वनस्पति मिलता था। ठीक है, और सूरा जो थे लोग पीते थे, चोरी छिपे पीते थे, क्योंकि इनके पीने वालों को अच्छा नहीं माना जाता था। ठीक है, तो दो तरह के थे वहां पे भी। तूफान का देवता मारुत थे। ऋग्वेद के प्रमुख देवता इंद्र भगवान थे। इसे पुरंदर कहते थे। पुरंदर का मतलब क्या होता है? किला को तोड़ने वाला। क्या होता है? किला को तोड़ने वाला। ठीक है, बादल में वर्षा के देवता थे। ऋग्वेद के दूसरा प्रमुख देवता जो था अग्नि थे। अग्नि जो था ना, मानव और देवताओं के बीच में, ठीक है, मध्यस्थ की भूमिका निभाता था, मतलब काउंसलर का काम करता था। अभी भी देखते हैं ना, जब किसी प्रकार की शपथ वगैरह लिया जाता है, आपने देखा होगा रामायण में सुग्रीव जी की दोस्ती, सुग्रीव भगवान का दोस्ती श्री राम प्रभु से होता है। किसकी शपथ ली जाती है? अग्नि का। विवाह होता है तो किसकी शपथ लेते? अग्नि का शपथ लेते थे। मतलब भगवान और लोगों के बीच में कनेक्ट करने का काम कौन करता था? तो अग्नि करता था। ठीक है, वरुण की बात करेंगे तो जलानिधि, समुद्र के देवता थे, वरुण थे। इन्हें ऋतुस है गोपा अर्थात ऋतु का रक्षक भी कहा जाता था। इसे प्राकृतिक घटनाओं का संयोजक भी माना जाता था वरुण को। ठीक है, तो जल निधि के देवता जो थे वरुण थे। मैक्स मुलर की बात करेंगे तो जर्मनी का विद्वान था। इसने बोला था कि भाई साहब आर्यों का आगमन जो है, मैक्स मुलर ने क्या बताया था? ध्यान में रखेंगे, उत्तरी ध्रुव बताया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने बताया था, ध्यान में रखें। तो बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे तो इन्होंने, ये गलत लिखे हुआ यार, ये क्या लिया? सीएम से दिया है। भारत बताया था ना। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने बताया था उत्तरी ध्रुव। ये गलत है, तिलक का उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, दयानंद सरस्वती की बात करेंगे तो इन्होंने तिब्बत बताया था। ठीक है, मैक्स मुलर की बात करेंगे तो इसने जर्मनी बताया था। ठीक है, और पेंका होगा मध्य एशिया, ऐसा हो सकता है। ठीक है, मध्य एशिया, मैक्स मुलर मध्य एशिया से था। मैक्स मुलर मध्य एशिया, हाँ ठीक है, जो भी हो, लेकिन इसमें गलत दिया हुआ है। ठीक है, मध्य एशिया होगा, हालांकि कोई जर्मनी के रहने वाला तो यूरोपियन भी मानता था वो। ठीक है, ये मध्य एशिया, ये मध्य जर्मनी हो सकता था, ये मध्य एशिया होगा, जो भी हो। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये तिलक महोदय का तो आपका उत्तरी ध्रुव ही होगा। ठीक है, ध्यान में रखें। आर्टिक होम थ्योरी दिए थे, कौन सा दिए थे? आर्टिक होम थ्योरी जो था, ठीक है, तिलक दिया था। हाँ, ठीक है,
देखिए, विनाशकारी सिद्धांत के समर्थक आर्यों को भारत का आगमन मूल निवासी मानते थे। इस सिद्धांत का समर्थक ठीक है अविनाश चंद्र डी कल्पर और क्या था गंगानंद झा था, जिन्होंने भारत के मूल क्षेत्रों का आर्यों का आगमन मूल निवास माना है। ठीक है, मतलब आर्यों का आगमन मूल स्थान माना है। ठीक है, विसर्जनकारी सिद्धांत के अनुसार आर्य मूल रूप से भारतीय नहीं थे, बल्कि विश्व के किसी भी भाग से आए थे। मैक्स मुलर ने मध्य एशिया, बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव, दयानंद सरस्वती ने तिब्बत का फर्क, टेंका ने जर्मनी बताया। ठीक है, तो यहाँ पे ये सही लिखा हुआ है सोल्यूशन और उसमें गलत दिया हुआ है, इसको फेंका जर्मनी। ठीक है, हिटलर का भी मानना था आर्यन जो है ना सो एक सुपीरियर क्लास है, और वो जो था क्या था सो मतलब जर्मनी से मतलब गया है। ठीक है, तो फेंका जर्मनी है, दयानंद सरस्वती के बाद के तिब्बत का पठार है, बाल गंगाधर तिलक की उत्तरी ध्रुव है, मैक्स मुलर ने मिडिल ईस्ट को माना है। ठीक है, आर्यों का प्राशंसिक इकाई का सही क्रम क्या था? सबसे पहले कुल होता था, कुल के बाद ग्राम होता था, ग्राम के बाद 20 होता था, 20 के बाद जन होता था, जन से बना जनपद, जनपद से बना महाजनपद। ठीक है, इसी तरह से बढ़ते गया। ठीक है, अब देखें कुल का जो प्रधान होता था उसको कुलप कहते थे, ग्राम के प्रधान को ग्रामनी था, 20 का 20पति होता था, जन का मतलब क्या होता था जनपति होता था। फिर बन गया राष्ट्र, राष्ट्र का राजा क्या, राष्ट्र का जो प्रधान जो था राजा होता था। ठीक है, 10वें में राजा को राष्ट्र की रक्षा करने वाला कहा गया। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार मिलता है। ठीक है, और इस समय का जनपद कैसा था? राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली पर विद्वान था। ऋग्वेद में राजा की तुलना इंद्र और अरुण से की गई है। ठीक है, सत्यमेव जयते की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा, सत्यमेव जयते की बात करेंगे गलत है ना, ये मुंडकोपनिषद होगा ना, यम नचिकेता सर्व की बात करते हैं कठोपनिषद में होगा। ठीक है, अस्तो मास सदगमे की बात ये भी गलत है, मतलब ये सत्यम शिवम सुंदरम की बात करेंगे तो कठोपनिषद से लिया गया। ठीक है, और ये तो वृद्धा का क्या क्या बोलते उसको यार, वृद्धाकार अनेक उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते की बात के मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये सत्यमेव जयते जो भारतीय मतलब प्रशासन में हम लोग मुख्यतः देखेंगे लिखा हुआ रहता है, प्रशासन में इसका प्रयोग भी करते हैं। इसको पॉपुलर बनाने का श्रेय किसे जाता है? सत्यमेव जयते को, इस शब्द को पॉपुलर बनाने का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी को जाता है। किनको जाता है? ठीक है, मदन मोहन मालवीय जो कि इस शब्द को पॉपुलर बनाने का श्रेय जाता है। ठीक है, कठोपनिषद की बात करेंगे तो इसमें यम नचिकेता संवाद आपको देखने को मिलता है। यम के नचिकेता के पिताजी थे, उन्होंने एक यज्ञ किया और यज्ञ में जो साधु संत जो आए थे उनको बूढ़े गाय वो दान में दे रहे थे। ठीक है, तो नचिकेता ने प्रश्न पूछा से दान में तो प्रिय, दान में क्यों देते हैं? तो मतलब दान दिया जाता है साधु संत को प्रसन्न करने के लिए, और जो प्रिय वस्तु होता है वो दान में दिया जाता है। ठीक है, तो बोला ठीक है आपका तो प्रिय वस्तु तो मैं हूं ना, मुझे दान में आप क्यों नहीं दे रहे थे? पिताजी झल्ला जाते बार बार एक ही प्रश्न सुन के और बोल देते ठीक है चलो मैंने तुमको दान में दे दिया। ठीक है, उसका यम से मिलते और यम और नचिकेता के बीच का जो संवाद होता है उसको कठोपनिषद में है। तस्मो मां सद्गमय एक मंत्र है जिसे बृहदारण्यकोपनिषद से दिया गया है, जिसमें क्या इसका मतलब क्या होता है? मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ठीक है, हे मां मुझे रास्ता दिखाओ, अंधकार से निकाल के मुझे प्रकाश की तरफ क्या करो, ले चलो। ध्यान रखेंगे। और एक और भी है, अभी जो आपका G20 हुआ है उसमें क्या था? वसुदेव कुटुंबकम, वो कहाँ से लिया गया है? महाउपनिषद से। हाँ बहुत अच्छे। ठीक है, तो महाउपनिषद से इसको लिया गया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, महाउपनिषद से इसको लिया गया है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, निम्न कथनों में से सही कथन का चयन करें। ठीक है, सबसे विशाल ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद के ऊपर अरण्यक संहिता की रचना हुई थी। उपनिषद को वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखें उपनिषद को वेदांत का दर्शन भी कहा जाता है, ये गलत है। उपनिषद की संख्या 108 है। ठीक है, नहीं ये भी ठीक है, सॉरी, अथर्ववेद के ऊपर इसको गलत लिया नहीं, और सबसे विशाल ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, तो यहाँ पर सही। ठीक है, दूसरा वाला गलत है क्योंकि अथर्ववेद के ऊपर अरण्यक साहित्य की रचना नहीं हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। समस्त ब्राह्मण ग्रंथों के मध्य शतपथ ब्राह्मण सर्वाधिक ध्यान रखेंगे तो क्या है, तो बृहत्काय है, मतलब सबसे बड़ा है। वैदिक 12वें के अनुसार आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों एवं उपनिषदों को जोड़ने वाली कड़ी है। उपनिषद को पहले वेदांत कहा जाता था क्योंकि वो वैदिक काल के अंतिम चरण को दर्शाते हैं।
और दूसरा क्या है, क्योंकि वो वेद के अंतिम उपदेश को प्रकट करते हैं। गोपट बराबर अथर्व से जुड़ा, इसमें अश्वमेध जैसे योगों का विधि विधान का भी वर्णन आपको देखने को मिलता है किसमें, गोपथ बराबर में। ठीक है, कितने प्रश्न है आज की क्लास में? कितने प्रश्न है, काउंट किया क्या आपने? 68 देख रही हूँ। 68 है। 68 हम्म, खत्म करवा दूं? करवा दीजिए। करवा दीजिए। सर जो नए भारत का जैमिनी जो आप बुक आपने बोला सर, उनके राइटर मिल नहीं रहा हो। नए भारत का सामवेद, नए भारत के सामवेद सर्च नया कीजिए, भारत मिल का जाएगा। सॉन्ग। आधुनिक भारत या फिर नए भारत का सामवेद। इसमें मोदी जी ने जहां जहां पर संविधान का व्याख्या वगैरह दिया है ना, तो उन्हीं का इसमें सार दिया हुआ है इस पुस्तक का। 100% मिलेगा, काफी चर्चित पुस्तक है। उत्तरवैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं? उत्तरवैदिक काल में, ठीक है, इसमें क्या था, उन्हें शिक्षा प्राप्ति का अधिकार था, ये गलत है। वो संपत्ति का अधिकार नहीं था, उन्हें उपनयन संस्कार। अरे उत्तरवैदिक काल में जब भी स्त्री के बारे में बात होगी तो समझेगा जो निगेटिव ऑप्शन जो होगा ना, और स्त्रियों की गिरी हुई स्थिति जो थी यहाँ से शुरू हो जाएगी उत्तरवैदिक काल में। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में इनकी स्थिति अच्छी थी, लेकिन उत्तरवैदिक काल में इनके सारे अधिकार इनसे छीन लिए जाएंगे। सभा में प्रवेश नहीं कर सकती, पैतृक संपत्तियों में इनका कोई भी मतलब अधिकार नहीं होगा। स्त्रियों की गिरी हुई अवस्था इसमें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और पहले शिक्षा पाने का अधिकार स्त्रियों को था ऋग्वेद में। जो अब नए भारत का सामवेद उनका विमोचन किए थे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। वो रामनाथ तो कोविंद, मैंने बट बताया राइटर तो। बताइए, राइटर नहीं मिल रहा है सर, किसने लिखा है? राइटर भी होगा, ठीक है, राइटर भी होगा। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में आप देखोगे स्त्रियों की शिक्षा को निषेध कर दिया गया, तो स्त्रियों को बहुत गिरी हुई अवस्था आपको उत्तर वैदिक काल में थी। अब मैत्रेयी संहिता की बात करेंगे, स्त्रियों को मतलब तुलना किसी से करता है? मैत्रेयी संहिता है, उसमें स्त्रियों की तुलना किसे करता है? तो जुआ से, शराब से, इन सब चीज से स्त्रियों की तुलना करता है। मतलब जुआ और शराब जैसे दोष से स्त्रियों की तुलना की गई। ठीक है, चले, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस काल की सबसे प्राचीन संगठन विदथ थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो उसके बाद कहेंगे इस काल में, ठीक है, सभा समिति राजा को सलाह देती थी। ऋग्वेद में सभा और समिति राजा को सलाह देती। इसमें विदथ की चर्चा 9 बार हुए। समिति की चर्चा की बात करेंगे, ठीक है, विदथ की चर्चा 8 बार, समिति की चर्चा 9 बार। तो बोला इसमें से कितने कथन सही थे? 3 तो सही है, एक गलत है। कौन सा गलत है बताइए? देखिए ऋग्वेद में क्या 22 बार है, विदथ का चर्चा 122 बार है। हाँ ठीक है, तो वही गलत होगा। सभा का ठीक है, 8 देख बार। लेते हैं। हाँ, इस काल में सबसे प्राचीन संगठन की बात करें विदथ थी। ठीक है, ये ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार किया है। किसका किया है? विदथ हो जाएगा, विदथ हो जाएगा 122 बार। ठीक है, और सभा का उल्लेख कितना बार हो जाएगा? तो सभा आपका 8 बार होगा। ठीक है, अब विदथ की बात करें कितना है, तो विदथ की ध्यान रखेंगे तो 122 बार है। ठीक है, तो ये तो आपका गलती हो गया। तो सभा 8 बार है, तो समिति कितनी बार होगी? 9 बार। तो समिति आपकी 9 बार है। ठीक है, और सभा और समिति क्या था? तो सभा और समिति अभी का लोकसभा राज्यसभा समझ लीजिए। जैसे राज्यसभा ठीक है, ध्यान लोकसभा। रखेंगे। ठीक है, तो सभा की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, एक समिति थी, दोनों के दोनों, एक में बुजुर्गों की संख्या थी, एक में आम लोग भी क्या कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कथन की बात करेंगे, आपका सही है। ठीक है, तो ऋग्वेद में सभा समिति विदथ और गण नामक प्रशासनिक संस्थाएं का उल्लेख किया जाता था। ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार, समिति का 9 बार, विदथ का उल्लेख 122 बार और गण का उल्लेख 46 बार आपको देख। उत्तर वैदिक काल के लोग किस प्रकार के बर्तन से परिचित थे? ठीक है, तो काले और लाल रंग का मृदभान का प्रयोग होता था। ठीक है, काले रंग का मृदभान होता था, चित्रित धूसर मृदभान था, लाल था, सभी से परिचित थे। उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के बर्तन से परिचित है, काले और लाल रंग के मिश्रित मृदभान, काले रंग के मृदभान, चित्रित धूसर मृदभान और लाल मृदभान। लाल मृदभान जो था सबसे लोकप्रिय था, जो लगभग पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। हालांकि इस काल के सबसे विशिष्ट मिट्टी के बर्तनों को चित्रित धूसर बर्तन भी
कहते हैं। लाल मृदभान का उत्तर वैदिक संस्कृति या उनके अनुष्ठानों में गहरा संबंध था। धार्मिक समारोह के दौरान देवताओं को भोजन और तरल पदार्थ चढ़ाने की इसमें प्रमुख भूमिका होती थी। उत्तर वैदिक काल में राज वाजपेयी यज्ञ क्यों करवाता था? ठीक है, तो राज्याभिषेक के लिए, ठीक है, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, साम्राज्य के विस्तार करने के लिए, या फिर मतलब सभी से लिए। ठीक है, तो वाजपेयी यज्ञ जो था मुख्यतः क्या चीज के लिए होता था? इसके आंसर बी लिया। बताइए क्या होगा? तो राज्याभिषेक के समय होता था ना? नहीं, राज्याभिषेक के समय तो राजसूय होता था। शक्ति अश्वमेध यज्ञ होता था प्रदर्शन। साम्राज्य विस्तार करने के लिए, शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं। देखिए कई तरह का यज्ञ है। एक है वाजपेयी यज्ञ, ये पावर को दिखाने के लिए करता था, भाई हम शक्तिशाली है। एक होता है राजसूय यज्ञ, होता था जब राजा जो बनता था, ठीक है, राजा जो बनता था उस समय यज्ञ होता था। ठीक है, एक होता था अश्वमेध यज्ञ होता था, ये साम्राज्य के विस्तार करने के लिए होता था। इस यज्ञ में क्या होता? अश्वमेध में, ठीक है, राजा जो था अपने घोड़ा को पूज उज के छोड़ देता था। घोड़ा जहां भी दौड़ के जाता था, ठीक है, उस राज्य के राजा अगर उसको नहीं पकड़ते थे तो समझा जाता था कि भाई साहब आप जो है हमारे परिणत में आ गए। ठीक है, जिस राज्य का राजा उससे पकड़ लिया, उसको रोक दिया अपने यहाँ, तो समझा जाएगा कि जिसका घोड़ा है जिस राज्य का, उस राज्य को आप क्या कर रहे हो? चुनौती दे रहे हो। ठीक है, और ऐसे कंडीशन में उस राज्य के साथ उसका युद्ध होता था। या फिर ये घोड़ा जो था जिस राज्य से होकर गुजरता था, और जिस भी राज्य के राजा उसको नहीं पकड़ते, उनको स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता था, तो राज उसका अधीनता मानी जाती थी। हालांकि गुलाम नहीं बनता, ऐसा नहीं कि आक्रमण होकर उसको मिला लिया, फिर नहीं, उस राजा को बहुत ही सम्मान पूर्वक जो यज्ञ जो होता था उसमें उनको बुलाया जाता था अतिथि के तौर पे। और जो राजा ने पकड़ लिया अश्वमेध के घोड़े को, उस राजा के साथ युद्ध होता था। ठीक है, और ये कहानी आपने रामायण में आपने देखी होगी, जहाँ पे श्री राम प्रभु जी के घोड़ा को कौन पकड़ लेते हैं? तो उनके पुत्र लव और कुश पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो वाजपेयी यज्ञ का वर्णन यजुर्वेद में आपको देखने को मिलता है। यह यज्ञ शौर्य प्रदर्शन प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाता था। राजसूय यज्ञ कोई राजा चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए करता था, और ये राज्याभिषेक के दौरान होता था। अश्वमेध यज्ञ राज्य का विस्तार करने के लिए किया जाता था, जिसमें घोड़ा को छोड़ा जाता था, उसके पीछे एक सेनापति भी नियुक्त होता था। घोड़ा को रोकने पर मतलब क्या होता था? युद्ध होता था। अगर राज्यों से घोड़ा को अगर गुजरने दीजिएगा तो समझा जाएगा आप जो है राज्य का अधीनता स्वीकार कर रहे। ठीक है, मिला। ये सांख्य दर्शन का क्या होगा? कपिल। पूर्व मीमांस का जैमिनी, उत्तर मीमांस का बदनायन, न्याय सांख्य का का मतलब क्या? नहीं सर, सांख्य का हाँ, कपिल है। सांख्य का सांख्य कपिल का सही है, कपिल ही लगा है मीमांसा मैंने, की मिला हुआ तो जैमिनी। ही लग रहा है, मिला हुआ ही तो है। 1 2 3 6 ठीक तो है ये। ठीक है, सांख्य का कपिल हो जाएगा, पूर्व मीमांस का जैमिनी हो जाएगा, उत्तर मीमांस की बात करेंगे तो बदरायन है, और न्याय दर्शन की बात करेंगे तो गौतम इधर राइट आंसर। ठीक है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि थे। सांख्य दर्शन जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो सांख्य दर्शन की बात करेंगे जैन धर्म से सांख्य दर्शन जैन धर्म से। अरे अलार कलाम से जो गौतम बुद्ध जो मिले थे तो सांख्य दर्शन का शिक्षा लिया था ना। गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु जो थे अलार कलाम से जो मिले थे तो उन्होंने सांख्य दर्शन का ही तो शिक्षा लिया था ना। Am I right? तो ये मेरे को तो डाउट लग रहा है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्या रुद्रक रामपुर तो बाद में बने। ठीक है, रुद्रक रामपुर से तो बाद में मिले, पहले तो अलार कलाम से ही मिले थे ना। हाँ, पहले अलार कलाम से मिले, बाद में उनके दूसरे गुरु जो थे रुद्रक रामपुर थे, और जब अलार कलाम से मिले थे तो उन्होंने सबसे पहले सांख्य दर्शन का ही शिक्षा लिया था। ठीक है, पूर्व मीमांस के प्रवर्तक महर्षि जैमिनी थे, इन्हें पूर्व मीमांस सूत्र भी कहा जाता है। उत्तर मीमांस के प्रवर्तक बदरायन, शारीरिक मीमांस और वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे। न्याय दर्शन के अनुसार मोक्ष ज्ञान की प्राप्ति से हो सकता है। मीमांस का मूल अर्थ तर्क करने और अर्थ लगाने की कला से है, मतलब मीमांस मुख्यतः एक तरह का दर्शन हो गया। निम्न में से उत्तर वैदिक काल की विभेदक विशेषता कौन सी थी? ठीक है, तो क्या था? आर्यों का पूर्व की ओर विस्तार, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये तो ठीक है। धातु का प्रयोग, सभार समिति का राजनीतिक संस्था के रूप में उदय। तो भाई कितने कथन गलत है? तो एक कथन गलत है। ठीक है, तो क्या है? तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सभार समिति के बारे में, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में विभेदक विशेषता आर्यों का पूर्व की ओर विस्तार है। प्रारंभिक वैश्विक युग के दौरान आर्य सप्त सिंधु क्षेत्र में आके बस गए। उत्तर वैदिक काल में आर्य आगे पूर्व की ओर चले गए। सप्त ब्राह्मण में आर्यों का पूर्वी गंगा के मैदानों में विस्तार का उल्लेख है। आर्यों को इस काल में यमुना और गंगा नदियों द्वारा, ठीक है, गंगा नदियों द्वारा, एक मिनट, ठीक है, पोषित समृद्ध मैदानों को पूरी तरह से अपने अधीन कर लिया।
उत्तर वैदिक के साहित्य में कई आदिवासी समूह आर्यों का उल्लेख मिलता है। मतलब ये सभा और समिति के बारे में जो था ना, सभा और समिति की ये शक्ति जो थी ना ऋग्वेद में थी, और ये उत्तर वैदिक में जब राजा जब बहुत अधिक मजबूत होते गए तो इनकी शक्ति क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मतलब ये समिति जो थी यूजलेस एक तरह से हो जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? दसवीं वो लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दसवीं वो लोग होते थे जिनको अनार्य कहा गया था। ठीक है, ये अनार्य लोग कौन थे? ठीक है, अनार्य लोग जो थे, ठीक है, जो युद्ध जो हुआ था आपका 10 राज्य का युद्ध हुआ था, उसमें जो 10 राजा जो पराजित जो हुए थे उसमें 5 राज्य जो थे अनार्य थे, तो सबको गुलाम बना लिया गया। क्या बना लिया गया? गुलाम। गुलाम से एक शब्द निकला दास। ठीक है, जिनको दास बना लिया गया, तो दासे से एक शब्द निकल गया दस्यु। ये यज्ञ नहीं करते थे। ठीक है, इनको किस काम में लगाया गया? जो दास जो पकड़ा है युद्ध में, जो इन लोगों को जीत लिया गया, तो इनको कृषि जैसे कार्यों में इनको लगा दिया गया। ठीक है, दास बंदी पुरुष या स्त्री को कहा गया। बिल्कुल, दास जो था बंदी पुरुष और स्त्री को कहा गया, उसी से दस्यु शब्द निकला गया। युद्ध जो हुआ था ना 10 राज्य का युद्ध, किस नदी के किनारे हुआ था? पुरुषनी परसनी नदी के किनारे हुआ था। जो हारने वाले लोग जो थे उसको बंदी बना लिया गया। उसमें स्त्री भी थे, उसमें पुरुष भी थे, और उनको कौन सा काम करवाया गया? तो ऋग्वेद में क्या करवा, उस समय कौन सा काम हो सकता था? तो भाई कृषि ही तो होता था ना। कृषि पालन में लोग अलग कृषि के कामों में लगा दिया गया। अथर्ववेद की रचना गंगा यमुना क्षेत्र में की गई। 3 पगों में तीनों लोग को माप लेने के कारण ब्रह्म को उपक्रम कहा गया। ठीक है, तो विष्णु जी ने ना नापा था 3 पग से। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पगों से तीनों लोग को माप लेकर ब्रह्म को सूर्यवंशी कहा गया। क्या कहा गया? उपक्रम नहीं कहा गया, सूर्यवंशी कहा गया। ठीक है, 3 पगों से 3 लोग को मापने वाले जो विष्णु थे यार, कहाँ पे ये चर्चा आपको देखने को मिलता है? आप किस राजा से संबंधित है? तो राजा बलि। कौन सा राजा है? राजा बलि। राजा बलि की बात करेंगे तो वर्तमान केरल के राजा थे, और इन्हीं के अवसर पर ओणम का त्योहार मनाया जाता है। समझे? ओणम का त्योहार जो आप लोग, ओणम है ना, हाँ ओणम ही है। ओणम का त्योहार जो होता है राजा बलि से संबंधित है। राजा बलि जो था पूरे दुनिया को जीतना चाहता था, जीत भी लिया था। और जब वो इंद्र की गद्दी को जब जीतने के लिए जब ऊपर बढ़ा, इंद्र भगवान काफी चिंतित हो गए। तो विष्णु भगवान कौन चीज का अवतार धारण करते? बामन अवतार धारण करते। छोटे से बालक ब्राह्मण का अवतार धारण करते हैं, और राजा बलि से 3 पग जमीन मांगते हैं। 2 पग में तो उन्हें पूरे संसार को नाप दिया, तीसरा पग बोले मैं कहाँ रखूं? तो बलि के पास अब कुछ था ही नहीं, तो उन्होंने बोला मेरे सर पे रख दीजिए। इस क्रम में क्या होता है, राजा बलि जमीन के अंदर चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने भगवान से एक अवतार मांगा था, एक वर माना था, मुझे धरती पे एक दिन आने का मौका दिया जाए ताकि मैं अपने लोगों से मिल सकूं। ठीक है, तो दिन जो था तय किया जाता, उसी दिन ओणम का त्योहार मनाते हैं। और कहते से राजा बलि जो था इस दिन मतलब क्या होता है, धरती पे आता है। ठीक है, 10वीं लोग वक्त जो थे यज्ञ नहीं करते थे, दूसरी भाषा बोलते थे। बिल्कुल, तो अनार्य थे। इनको क्या बोल सकते हो? अनार्य भी बोल सकते हो, क्योंकि युद्ध में इनका विश्वास नहीं था। ये संस्कृत नहीं बोलते थे। बाद में दास शब्द का मतलब क्या हो गया? गुलाम हो गया। तो पहले तो दस्यु बोला गया, लेकिन बाद में यही शब्द का हो गया गुलाम हो गया। दास में वे स्त्री या पुरुष थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। 6 क्लास का एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा होगा तो इसको बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, उन्हें मालिक है जायदाद भी माना जाता था। अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुआ। इस वेद को ब्रह्म वेद भी कहते थे। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको कौन सा कथन सत्य है? सत्वर ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया। अर्धांगिनी मतलब एक ही अंग। ठीक है, मैत्रानी संहिता में स्त्री को समस्त, हाँ अर्धांग। ठीक है, ध्यान रखें, मैत्रानी संहिता में स्त्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया। ठीक है, तो बताना इसमें से इतरय ब्राह्मण में स्त्री को शराब जुआ की तरह बुराई के रूप में परिभाषित किया गया। तो ये इतरय ब्राह्मण में तो नहीं है। ठीक है, तो बताना इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो केवल एक कथन सत्य है। ठीक है, देखेंगे उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में, ठीक है, गिरावट आपको देखने को मिलती है। इतरय ब्राह्मण में स्त्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया। ठीक है, तो मैत्रानी संहिता में नहीं होगा, इतरय ब्राह्मण में होगा। ठीक है, जबकि पुरुष को समस्त दुखों का निवारक बताया गया। सोचिए कितना पुरुषवादी वेद है। मैत्रानी संहिता में स्त्री को शराब जुआ और विष के समान एक बुराई के रूप में परिभाषित किया गया। ठीक है, तो ये भी गलत है। बाकी सत्वर ब्राह्मण में स्त्री की अर्धांगिनी कहा गया, या सही है। ठीक है, भागदूत ये टेक्सेस था। भागदूत जो था ना, सॉरी अधिकारी था ये। ठीक है, कोषाध्यक्ष होता था। संग्राहित की बात करेंगे तो उस समय का ये कलेक्टर महोदय थे, जिनका काम क्या था? टैक्स कलेक्टेड था। हाँ ठीक है, क्या करता था? टैक्स को कलेक्ट करता था। पालागल की बात करेंगे तो जो राजा को हंसाता था। गोबी कर्तन की बात करेंगे
तो ये क्या होता था, राजा को शिकार करने में मदद करने वाला जो अधिकारी जो होता था उसको बोलते थे, ठीक है। तो संग्रहकर्ता, ठीक है, ध्यान रखेंगे, संग्रहित करता था, क्या काम कर रहा है, टैक्स को संग्रहित करता था। भागदूत कोषाध्यक्ष होता था। पालागल की बात करेंगे, जो राजा को हंसाता था। गोबी कट्टन की बात करेंगे तो राजा को शिकार करने में मदद करने वाला था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में युद्ध का महत्व अधिक बढ़ गया था, अतः सेनानी रत्नी का प्रमुख कार्य, ध्यान रखेंगे, तो क्या होता था, तो सेनानी, पुरोहित, महिषी, महिषी प्रमुख रानी होती थी। युवराज राजा का पुत्र होता था। दूत राजा का सारथी होता, संग्रहित करे करता था। भागदूत जो था कोषाध्यक्ष था, ठीक है। अच्छ बाप की बात करें, जुआ खेलते समय राजा की मदद करने वाला था ये, ठीक है। पालागल राजा को हंसाने वाला, गोबी कट्टन शिकार करने में मदद करने वाला। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में बोधिसत्व शब्द का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। तो एक बोधिसत्व कोई भी व्यक्ति जो बुद्धत्व की ओर मतलब क्या है, अग्रसर है, ठीक है। बौद्ध धर्म में एक बोधिसत्व कोई भी व्यक्ति है जो बुद्धत्व की तरफ मतलब क्या, अग्रसर है। महायान बौद्ध धर्म में एक बोधिसत्व किसी भी व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसमें सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए बुद्धत्व को प्राप्त करने के एक सहज इच्छा दयालु मन बोधिसत्व उत्पन्न करता है। महायान सम्राट के अनुसार बुद्ध निर्वाण प्राप्त करने पहले व्यक्ति नहीं थे, उनसे भी पूर्व कई व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर चुके थे। तो महायान वालों ने ध्यान रखें, महायान वालों ने ध्यान में रखेंगे तो कहा से भाई साहब बुद्ध भगवान जो थे ऐसा नहीं थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मतलब निर्वाण को प्राप्त किया था, उससे पहले भी कई लोग कर चुके थे, ठीक है। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो उनके पिता, बुद्ध के पिता का नाम वर्धमान था, ये तो गलत है। वर्धमान तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम था। बाकी एशिया का ज्योति पुंज की बात करेंगे, लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। किसने कहा था लाइट ऑफ एशिया इनको? स्मिथ नहीं, और कोई आदमी? एर्नोल्ड ने कहा था। किसने कहा था? एर्नोल्ड ने। एर्नोल्ड है। एर्नोल्ड, एडविन एर्नोल्ड सर नाम है, पूरा नाम नहीं याद है लेकिन एर्नोल्ड है, ठीक है। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। पत्नी का नाम योशिधोरा था, इसे तो ठीक ही है, ठीक है। लिखा तो एडविन अर्नोल्ड, ठीक है। अब आते कौन सा कथन सही है, ठीक है। बुद्ध गौतम उस शाक्य गण से संबंधित है, ठीक है। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंटक था, ये भी ठीक है। गौतम बुद्ध की माता की बात करें तो लिच्छवी गणराज्य की कन्या नहीं थी, ये महावीर स्वामी की थी, ये कोलिये की थी। किसकी थी? गौतम बुद्ध की माँ जो थी कोलिये थी, कोलिये गणराज्य की कन्या थी। गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल थे, ध्यान रखें, बिल्कुल ठीक है। लिच्छवी की जो थी ना, लिच्छवी गणराज्य की जो थी वो महावीर स्वामी की माता थी, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में आम्र कुंज में हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये कोलिये की कन्या थी, ठीक है। अब आते हैं ध्यान में, प्रथम सम्मेलन की बात करेंगे तो कहाँ पर प्रथम सम्मेलन? राजगीर, ठीक है। तीसरा की बात करेंगे तो तीसरा आपका कहाँ पे चल जाएगा? कहाँ पे का तीसरा? पाटलिपुत्र, ठीक है। चतुर्थ की बात करेंगे तो कश्मीर, ठीक है। ये और कश्मीर दूसरा का की बात करेंगे तो क्या बोलते हैं, तो आपका वैशाली, वैशाली, ठीक है, रावा पाको। ठीक है। कैसाला को काला अशोक थे, कश्मीर में कनिष्क हो जाएंगे, पाटलिपुत्र में अशोक होंगे, ठीक है। राजगिरी में कौन होंगे? तो अजातशत्रु होंगे, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। पहला वाला ध्यान में रखेंगे 483 में, ठीक। 100 साल के बाद 383 में। और तृतीय की बात करेंगे तो 250, 251, 255 सब दिया रहता है, ठीक है। और चतुर्थ की बात करेंगे तो ईसा पूर्व की पहली शताब्दी, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे वसुमित्र थे, तीसरा वाले में मोगलीपुत्र थे, इसमें सवाकामी थे, और पहले में कौन थे? तो महाकश्यप थे, ठीक है। बौद्ध धर्म में, ठीक है, बौद्ध संघ चैत्य और बिहार में क्या तात्पर्य है? तो संघ में क्या था? तो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था। चैत्य में क्या था? तो बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल था। बिहार में क्या था? तो बिहार में क्या होता था? तो क्या मैं गलत बता रहा हूँ क्या? अरे सब मैं गलती बता, सॉरी। ये बिहार में क्या था? निवास स्थान बिहार में था, ठीक है। चैत्य क्या था? तो चैत्य जो था आपका पूजा स्थल, संघ जो था समूह था, ठीक है। और चैत्य तो पूजा स्थल तो सही है, तो इसको क्या गलती ले लिया भाई? चैत्य तो पूजा स्थल तो ठीक है, इसको क्या गलती ले लिया ये? ये बोला कौन सा कथन सही था इनमें से? कोई नहीं, गलत है ना, ये नहीं गलत होगा इसका सब उल्टा। और सर ये चैत्य सही बताया आपने, बहुत पूजा स्थल था। हाँ वो सही होगा ना, तो ये गलत कथन है।
देखिए संघ में क्या था, तो बौद्ध भिक्षुओं का संघ का एक समूह होता था, और संघ में प्रवेश करने की न्यूनतम आयु 15 साल थी। कितने साल थी? 15 साल थी, ठीक है। संघ में जब प्रवेश करेंगे तो कुछ नियम भी तो मानेंगे ना, संघ के नियम को फॉलो करना पड़ेगा। तो संघ का नियम जो था किसमें था? विनय पिटक में। किसमें था? विनय पिटक में जो था संघ का नियम था, ठीक है। चैत की बात करेंगे, भिक्षुओं का पूजा स्थल होता था, बिहार जो था जहां पर उनका निवास स्थान था। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिद्ध तथा उपासक में वर्गीकृत किया। संघ में महिला और पुरुष दोनों ही होते थे, इनके अलग अलग बिहार होते थे, ठीक है। महिलाओं की बात करेंगे तो बुद्ध का एक शिष्य था आनंद, उन्होंने बोला कि महिलाओं को भी प्रवेश करने दीजिए, तो महिलाएं प्रवेश हुई। पहली महिला जो बनी बुद्ध को मौसी ही थी, प्रजापति गौतमी थी, ठीक है। दूसरी महिला कौन थी? दूसरी महिला कोई सेकेंड वोमेन, सेकेंड वोमेन आम्रपाली थी। कौन थी? अच्छा हाँ, वैशाली की आम्रपाली, जी, ठीक है। नृतिका थी। बौद्ध भिक्षु वर्ष में 8 महीनों तक विभिन्न स्थानों पर रहकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। 4 महीने जो था ना वहां पे क्या करते थे? आराम करते थे, ठीक है। तो 8 महीनों तक प्रचार करते थे, और 4 महीना जो वर्षा ऋतु को था तो वो मतलब बिहार में क्या करते थे? आराम करते थे, ठीक है। और वहां पे क्या होता है? सभा होती थी, कोरम भी वहां पे निर्धारित किया गया था, इतने लोग होने चाहिए सभा में। और एक समय होता था वर्षा ऋतु के समय ही, जो कि मतलब आपने किसी प्रकार के सालों भर में अगर कोई पाप किया, मतलब कोई गलत काम किया है, तो उनको क्या करना पड़ता था? खुद ही स्वीकार करना पड़ता था। अब यहाँ पे देखेंगे, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे इनमें से कौन सर आवाज नहीं आ रही है। साउंड नहीं आ रही है सर। तो अब अभी आवाज जा रही है क्या? मेरी वाईफाई चली गई, लाइट कट गई, जी जा रही है आवाज? जी जी आ सर। रही। एक मिनट, लैपटॉप को कनेक्ट करने दीजिए। ठीक है, तो क्या बता रहा था ना, बौद्ध का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ की बात करेंगे तो त्रिपिटक, ठीक है। बुद्ध के सिद्धांतों का उपदेश सुत्त पिटक में नहीं है, सिद्धांत उनके अधिगम पिटक में। किसमें है? अधिगम पिटक, नहीं सॉरी, बुद्ध के सिद्धांत, ये ठीक तो है यार, सुत्त पिटक सही है, ठीक है, ये आपका सही है, सुत्त पिटक ठीक है। बुद्ध के दर्शन अधिगम पिटक में, अगर दर्शन के बारे में बात करूंगा ना, तो अधिगम पिटक में आपको दर्शन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बौद्ध दर्शन किसमें है? तो अधिगम पिटक में। और सिद्धांतों का दार्शनिक व्याख्या विनय पिटक में नहीं। विनय पिटक में क्या है? तो नियम है, और ठीक है। अब बौद्ध धर्म के नियमों का संकलन अधिगम पिटक में है, तो ये भी गलत है, ठीक है, उल्टा दे दिए। देखिए मैं समझा देता हूँ, दिक्कत कभी भी नहीं होगी, समझ लीजिए। विनय, अनुनय, विनय क्या होता है? नियम होता है, नहीं। विनय में क्या है? तो विनय में नियम है। किसी भी संस्था में प्रवेश करोगे तो क्या नियम होता है? हर जगह पे नियम होता है, नियम कानून को। अभी यहाँ पर भी आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पर भी नियम है, बदतमीजी कोई नहीं कर सकता, वीडियो ऑन नहीं कर सकता। उसी संघ में जो लोग जाते थे तो वहां पर भी क्या होता, तो उनके जो नियम का पालन करता था, तो नियम की एक पुस्तिका होती थी जिसमें सारे नियम लिखी रहती थी, उसको बोलते विनय पिटक, ठीक है। उसके बाद सूत पिटक। अब गौतम बुद्ध, अब मान लीजिए जो बच्चे लोग जाएंगे तो बौद्धिज्म के बारे में उनको कुछ जानकारी नहीं है, तो सूत पिटक में गौतम बुद्ध के, ठीक है, सिद्धांत जो थे, उनका उपदेश जो थे, उनका उसमें लिखा हुआ था। तो बौद्धिज्म से बच्चों को जानकारी देने के लिए सूत पिटक का प्रयोग किया जाता था। और जब बच्चे जो वही पढ़े लिखे जब बड़े हो जाते थे, बौद्धिज्म के बारे में उनका जानकारी एकदम दुरुस्त हो जाता था, ठीक है, मतलब समझिए ग्रेजुएट हो जाते थे, तब अंतिम अध्ययन करते थे अधिगम पिटक की, जिसमें क्या था? दर्शन था, क्योंकि दर्शन तो सबको समझ में नहीं आएंगे, तो अंतिम में क्या था? दर्शन हुआ करता था, ठीक है। और मतलब सूत पिटक में वो सारी शिक्षाओं था जो कि गौतम बुद्ध के द्वारा विभिन्न जगहों पे खुद ही कहे गए थे, ठीक है। तो वो आपको कहाँ पे मिलता है? सूत पिटक में आपको देखने को मिलता है। और विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुणियों के आचार व्यवहार संबंधी नियम का उल्लेख था। आप संघ में जाओगे तो किस प्रकार का व्यवहार करना है, नहीं करना है, सारी जानकारी उसमें होती थी। अधिगम पिटक में दर्शन थे।
बौद्ध दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व नियत और अस्थायी है, ठीक है। विश्व आत्मा विहीन है, ठीक है। मतलब क्या है, आत्मा में विश्वास, विश्व आत्मा विहीन है, ऐसा इनका मानना था। तपस्या और विद्या भक्ति के बीच मध्य मार्ग अपनाकर, ठीक है। तो ये मध्य मार्गी थे, मतलब बुद्ध कहते थे कि आप मध्य मार्गी बनो। कहते थे बिना की तार को इतना भी ढीला मत छोड़ो से वो मतलब स्वर ही न निकाले, और उसको इतना भी ज्यादा मतलब कस दो मत कस दो सो मतलब उसका धागा ही मतलब क्या हो जाए, टूट जाए। तो बुद्ध भगवान के बारे में बात करेंगे तो क्या थे, तो मध्य मार्गी थे, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य और लगातार बदल रहा है, ये आत्मा विहीन है, क्योंकि यहाँ कुछ भी अस्थायी और शाश्वत नहीं है, ठीक है। इसे क्षणक भंगुर दुनिया में सुख है दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। घोर तपस्या और विषय शक्ति के बीच मध्य मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों का मुक्ति पा सकता है, ठीक है। जबकि अहिंसा की बात करेंगे तो बौद्धिज्म में मध्यम मार्ग का अहिंसा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जबकि जैनिज्म में एक्सट्रीम लेवल का है, क्या चीज का है, बहुत ज्यादा अहिंसा की बात की गई। इसलिए जैनिज्म में आप देखोगे तो एग्रीकल्चरल समूह जो था, कृषक समुदाय जो, तो वो भी उसमें शामिल नहीं थे, ठीक है। क्योंकि उनका मानना था जो कृषक समुदाय जो थे उनके द्वारा भी क्या होता था, तो हिंसा होता था। बुद्ध के जीवन काल तथा उनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म तेजी से फैलने के कारण क्या था, मतलब बौद्ध धर्म के तेजी से फैलने का कारण क्या था, तो ध्यान रखेंगे लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से संतुष्ट थे, तेजी से हो रहे सामाजिक बदलावों को लोगों को उलझन में डाल दिया, ठीक है। बौद्ध शिक्षाओं के जन्म के आधार पर श्रेष्ठता के बजाय अच्छे आचरण मूल्य को महत्व दिया गया, जिससे लोग आकर्षित हुए। ये सारे के सारे रीजन जो थे जिसकी वजह से लोग जो थे आकर्षित होने लगे। लेकिन आगे चल के बौद्धिज्म में भी बहुत सारी गलत गलत भ्रांतियां निकल कर आती है, और इससे क्या होता है, बौद्धिज्म का आपको एक समय के बाद भारत में आपको पतन भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बौद्ध धर्म में महिला हो गए, शूद्र हो गए, सबको अपनाया, जिससे इसकी लोकप्रियता काफी अधिक बढ़ गई, ठीक है। सब साधारण की भाषा का या संस्कृत भाषा का कोई बोझ नहीं था। धार्मिक कर्मकांड को मनाही की गई थी। वैश्य क्षत्रिय का भी झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ होता है। वैश्य आर्थिक दृष्टि से मजबूत होते जा रहे थे क्योंकि सामाजिक शिष्टता के लिए बौद्ध धर्म को अपनाया उन्होंने। इन चीजों का आपको ध्यान में रखेंगे, इन सारा रीजन था, ठीक है। अब लोग चलते हैं बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुई। इस सबसे त्रिपिटक के किस भाग की रचना की गई, तो ध्यान रखेंगे दूसरा में सुत्त पिटक विनय पिटक तो हो चुका था, ठीक है। और लेकिन इसमें तीसरा में क्या होता, अधिनम पिटक था। तीसरी संगति के अवसर पर अधिनम पिटक की रचना हुई। अगर बात करेंगे त्रिपिटक में सूत पिटक विनय पिटक अधिनम पिटक आते थे, 3 पिटक थे। पिटक का मतलब क्या होता है, टोकरी होता है, क्या होता है, टोकरी, ज्ञान की टोकरी। पिटक का मतलब क्या था, टोकरी था, ठीक है। तो 3 तरह के पिटक थे यहाँ पे, सूत पिटक थे, विनय पिटक थे, अधिनम पिटक थे। सूत पिटक में पुनर्जन्म, आत्मज्ञान, आत्मचिंतन आदि विषयों का विवेचन था। विनय पिटक में भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम थे। अधिनम पिटक में क्या थे, तो उपदेश आपको देखने को मिलते थे, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म और निम्न में से कौन सा कथन जैन धर्म बौद्ध धर्म मानता में विश्वास करते, दोनों ही आत्मविश्वास नहीं करते। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करेंगे दोनों समकालीन था, दोनों को पैगंबर की बात करेंगे, प्रवर्तक की बात करेंगे, दोनों के दोनों समकालीन थे। दोनों का उद्देश्य तत्कालीन धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों तथा बुराइयों का उन्मूलन करना। दोनों बहुत सी बातों को समानता था, इनके भी समानता असमानता भी देखी गई। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति को निर्वाण कहा गया और जैन धर्म में कैवल्य कहा गया, ठीक है। तो दोनों ही धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करती थी, गलत है। जैनिज्म जो था आत्मा में नहीं मानता था, बौद्धिज्म आत्मा में विश्वास करता था। सही बता रहे कि उल्टा बता दिया, बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास करता था, जैन धर्म नहीं करता था, यही है ना। सर जी जैन सर, धर्म सर तो हर चीज में आत्मा कर्म मानता का पुनर्जन्म होता है। क्या, है सर, हर चीज में आत्मा का बिलीव करता है। सर ये आत्मा कहते थे कि कर्म, कुछ नहीं समझ में आया, दोनों आदमी एक ही साथ बोल रहे हैं, फिर से सर मैं बोलिए। बोल रहा हूँ कि जैन धर्म में वो आत्मा में तो पूरा विश्वास करते हैं ना, हर चीज में आत्मा है, और बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं करते हैं आत्मा में। अच्छा, बौद्ध धर्म नहीं करते, जैन करते, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, श्योर होकर बता दीजिए। मेरे हिसाब से बौद्ध धर्म सर आत्मा में करता था, जैन धर्म शायद नहीं करता था, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। जैन इस धर्म धर्म बौद्ध से मानता है धर्म कि हर चीज सर
देख लीजिए, श्योर हो जाए, इससे क्वेश्चन आगे होगा। ठीक है, बौद्ध जैन धर्म धर्म को में किस आत्मा किस की विश्वास था। जैन धर्म में आत्मा था। हाँ, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता था और जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं था। हाँ, तो जैन धर्म में तो ईश्वर को नहीं माना हम्म। गया, लेकिन एक दो किताब में देखा हूँ तो जैन धर्म में ईश्वर को माना गया, लेकिन ईश्वर को ना वो क्या बोलते थे, ये अपने जो इनके जैन धर्म के जो वो जो होते थे, क्या बोलते थे इनको यार, ठीक है, तीर्थकर जो होते थे उनके नीचे माना गया है। ठीक है, या फिर मानता तो नहीं था, यस ईश्वर सर। की मानता तो दोनों में से किसी में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बौद्ध धर्म सर को किस इसमें किस लोग, सर जैन धर्म बोलते थे कि जो आपका इसलिए खेती वगैरह भी नहीं करते थे ना, उसमें भी आत्मा है, तो इसलिए अहिंसा किसी और खेती हिंसा बाड़ी नहीं इसे करने करते का हैं। रीजन था, बोलते हैं एक्सट्रीम लेवल का हिंसा का पालन करते थे, और इनका मानना था कृषक जब होगा तो कृषि में क्या होता था, तो कृषि में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होता था, छोटे छोटे जीव जंतु कीड़े मकोड़े का उसमें क्या होता है, हिंसा होता है उसके साथ, इसीलिए इन्होंने मतलब कृषक समुदाय को भी अपने तरफ से दूर रखा। हालांकि जैन धर्म को सबसे अधिक किसने मतलब अपने तरफ आकर्षित किया, तो किसने किया, व्यापारी वर्ग ने, व्यापारी वर्ग ने, ठीक है, जैन धर्म को अपने तरफ आकर्षित किया। ठीक है, तो बौद्ध धर्म को किस किस राजाओं का संरक्षण प्राप्त था, तो अशोक तो थे ही, ठीक है, हर्षवर्धन भी थे क्योंकि इसके समय प्रयागराज में सम्मेलन भी किया गया था, और साथ में आपको कनिष्क भी थे, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य खारवल जैन धर्म से संबंधित है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बौद्ध धर्म को संरक्षण अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क ने किया। कनिष्क महायान बौद्ध धर्म का महान संरक्षक थे। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें कश्मीर में, कनिष्क के समय कुंडलवन में हुआ। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित घटना में विचार करें चत्ते तथा बिहार में क्या अंतर था, तो ध्यान रखेंगे चत्ते पूजा स्थल था, जबकि बिहार निवास स्थान होता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चत्ते एक आयताकार प्रार्थना कक्ष था जिसके केंद्र में क्या था, स्तूपा होता था। ठीक है, ध्यान रखिए, आयताकार होता था। अब आते हैं आरंभिक मध्य युगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस कारणों से हुआ, तो सबसे पहले की बात करेंगे तो उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया। ठीक है, मतलब बोला गया से मतलब क्या, बुद्ध जो है वो भी क्या है, विष्णु के अवतार है और वैष्णव धर्म का क्या बन गया, पार्ट बन गया। बहुत सारी खामियां जो थी इसमें आने लगी, इसलिए इनका पतन होने लगा। ठीक है, वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया, बौद्ध धर्म के पतन के बहुत सारे कारण थे। फिर आगे चलते आप देखोगे 1956 के आसपास में, ठीक है, नव बौद्धवाद आया, जिसके प्रवर्तक कौन थे, नव बौद्धवाद के प्रवर्तक कौन थे, न्यू अम्बेडकर बौद्धिज्म सर। के प्रवर्तक कौन थे, अम्बेडकर जी थे। ठीक है, हिंदू धर्म में सुधार होने लगा, बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया, बौद्ध मठों में भ्रष्टाचार था, करप्शन था, राजकीय सहायता मिलना बंद हो गया, मुसलमानों का आक्रमण हुआ, हिंदू उपदेशकों का आना हुआ। ठीक है, क्योंकि अब भक्ति आंदोलन शुरू हो जाएगा ना, तो भक्ति आंदोलन जब शुरू होगा तो वो उनकी वजह से हिंदू धर्म की बहुत अधिक जो खामियां थी वो भी दूर होते, तो भक्ति आंदोलन और बौद्धिज्म को पतन करने में प्रमुख भूमिका निभाई, चाहे बौद्धिज्म हो चाहे जैनिज्म हो। स्यादवाद का सिद्धांत का अन्य नाम क्या है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, स्यादवाद की बात करेंगे, अनेकांतवाद का सिद्धांत है, सापेक्षवाद का सिद्धांत है, शब्दभंगी सिद्धांत है, सारे ही आपका सही है। ठीक है, स्यादवाद विचारों की बहुलता के अस्तित्व को स्वीकार करता है। इस सिद्धांत के अनुसार सत्य की कोई पहलू होते हैं, व्यक्ति अपनी सीमित बुद्धि एवं सीमित ज्ञान के कारण सत्य की पूर्ण रूप से देखने के बजाय सत्य में कुछ ही पहलुओं को देख पाता है। केवल कैवल्य प्राप्त व्यक्तियों अर्थात पूर्ण इच्छा को ही प्राप्त व्यक्ति को ही ज्ञान कहते हैं। शेष व्यक्ति केवल सत्य और कुछ निश्चित स्वरूप में ही जान पाते हैं। ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न के अंतर्गत क्या नहीं आता है, ठीक है, तो समय विचार था, सॉरी, त्रिरत्न के अंतर्गत क्या नहीं आता है, ठीक है, समय दर्शन, समय ज्ञान, समय आचरण, समय विचार नहीं आते थे। ठीक है, एक समय ज्ञान था, समय दर्शन था, समय चरित्र था। ठीक है, समय ज्ञान का मतलब क्या था, शंका रहित ज्ञान होना चाहिए। समय दर्शन अर्थात तीर्थकर के उपदेश को पूर्णतः पालन करना, और समय चरित्र का मतलब क्या, सुख एवं दुख के समान व्यवहार करना अर्थात तटस्थ रहना। ठीक है, मतलब न्यूट्रल रहना, चाहे सुख की स्थिति हो चाहे मतलब दुख की स्थिति हो, आपको न्यूट्रल रहना है। ठीक है, महावीर ने जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। महावीर जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर है, वैशाली के पास कुंडग्राम में जन्म हुआ था। बचपन का नाम की बात करेंगे सिद्धार्थ, तो गलत है, बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, तो ये तो आपका 3-4 गलत है, बाकी 2 स्टेटमेंट ऊपर का क्या है, सही है। ठीक है, कब हुआ था, तो ध्यान रखें 599 ईसा पूर्व में, लेकिन 540 ईसा पूर्व भी दिया रहता है। ठीक है, एनसीईआरटी की किताब में इसका 599 भी कहीं कहीं का, एनसीईआरटी में सर 599 दे रखा है क्या,
हाँ 599। जी सर, एनसीईआरटी में 599 दे रखा ठीक है। है। इनका जन्म की बात की ज्ञाति कुल के ज्ञातिक वंश में हुआ। ठीक है। इसके बचपन का नाम वर्धमान था। पिता का नाम सिद्धार्थ था। कुंड का नाम के सरदार थे। माता की बात की त्रिशला थी माता। लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन थी। ठीक है। महावीर स्वामी के जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि बड़ा होने पर या तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। परम ज्ञानी, ये गलत बात है भाई। महात्मा स्वामी के समय में थोड़ी ने किया था ये, बुद्ध के समय किया था ये। क्या क्या छाप देता है। ठीक है। ये गौतम बुद्ध के बारे में कहा गया था। ठीक है। सही बता रहा हूँ ना? जी सर। गौतम बुद्ध के समय ही था ना ये। महावीर स्वामी के बारे में तो नहीं कहा गया था बड़ा होके या तो राजा बनेगा, चक्रवर्ती राजा बनेगा, फिर परम ज्ञानी सन्यासी बनेगा। ठीक है। ये तो सब गौतम बुक बुद्ध के में तो संदर्भ में गौतम कहा बुद्ध गया का ही था। पढ़ा है। हाँ, गौतम बुद्ध ही होगा। ये छाप दिया है लोग, नशा में छापते हैं ये लोग। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिष्ठित 4 सिद्धांत कौन से? ठीक है। तो इसमें ब्रह्मचर्य को छोड़कर, ठीक है, सब पार्श्वनाथ नहीं जोड़े थे। ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? तब महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ठीक है। ठीक है। ध्यान रखेंगे। ठीक है। किस सब पार्श्वनाथ द्वारा ही इसको रखेंगे। क्या है भाई? नहीं पता स्किन आप लोग को? आवाज कट रही नहीं है बहुत ज्यादा। एक मिनट, मैं कट के आता हूँ, रुकिए।